BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 261 टू 280। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और कमेंट्स में मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है या मुझे कुछ वीडियो में बदलाव करना चाहिए। अध्याय 261 हानियों को कौशल सौंपना, डू राजा को तोड़ना। हानियों मास्टर को सम्मान देता है। बूही को सिर हिलाते हुए देखकर हानियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर झुका लिया। इस प्रशिक्षुता की गति से ऐसा लग रहा था जैसे हानियों को डर था कि बूही अगले ही पल अपना मन बदल सकता है। तो मास्टर एक और शिष्य ले रहे हैं। हे तो भविष्य में मेरी एक छोटी बहन होगी। ज़ियान, जो एक तरफ खड़ी थी, ने हानियों की हरकतें देखी, हंसी और उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग दिखाई दिया। ठीक है, उठो। मास्टर के दरवाजे के नीचे ऐसी कोई औपचारिकता नहीं है, बूही ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद मास्टर, हानियों खड़ी हुई, सम्मानपूर्वक कहा। उसके चेहरे पर अभी भी बेकाबू खुशी दिख रही थी। अपने सामने खड़ी लंबी लड़की को देखते हुए बूही ने मन ही मन प्रार्थना की, सिस्टम हानियों के बुनियादी गुणों की जांच करें। छठा शिष्य, हानियों। समझ 8, संविधान 8, भाग्य 7, काया 3, परम शीत शरीर निष्क्रिय, साधना 7 सितारा 2, आत्मा, तकनीक, कौशल ... आश्चर्यजनक रूप से एक निष्क्रिय विशेष काया है। हानियों के गुणों को देखकर बूही आश्चर्यचकित हो गया। 3 परम शीत शरीर, यदि यह विकसित होता है तो संभवतः आपदा विष शरीर से भी बदतर नहीं होगा। जब भविष्य में उसे इस काया को सक्रिय करने में मदद करने का मौका मिलेगा तो उसका संविधान स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर हो जाएगा। खांसी, हालांकि उसके दिल में उतार चढ़ाव थे, बूही इस समय किसी भी भावना को प्रकट किए बिना हल्के से खांसते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे संप्रदाय में शामिल हो गए हो इसलिए मुझे पहले यहाँ के नियमों के बारे में बता दो। बूही के शब्दों को सुनकर हानियों को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। इस समय हानियों ज़ियान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। ज़ियान पहले किसी भी बड़े के सामने अनियंत्रित रहती थी, लेकिन अब वो गुरु के सामने आज्ञाकारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के नियम वास्तव में बहुत सख्त थे। गुरु, मुझे बड़ी बहन को छोटी बहन को नियमों के बारे में बताने दो। जब हानियों अपने दिल में बेतरतीब ढंग से अनुमान लगा रही थी तो ज़ियान ने अचानक अपनी बचकानी आवाज में कुछ काफी परिपक्व बात कही। ठीक है, तो फिर वरिष्ठ बहन को मास्टर की ओर से नियम समझाने दो। बूही ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन ज़ियान। ये देखकर हानियों ने पलटकर अपनी छोटी वरिष्ठ बहन ज़ियान को प्रणाम किया। हे छोटी बहन, चलो वहां बात करने चलते हैं। ज़ियान हानियों के पास चली गई, हंसी, फिर अपना कोमल सफेद हाथ बढ़ाया और हानियों की स्कर्ट का कोना खींचकर आंगन में एक बड़े पेड़ की ओर बढ़ गई। बहन कृपया धीरे चलो, मेरी स्कर्ट। अपनी चांदी की स्कर्ट को उठाए जाने को देखकर हानियों के चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दिए। उसने जल्दी से उसे अपने हाथ से दबा दिया। ये ठीक है। बूही की ओर देखते हुए हानियों ने देखा कि बूही पहले ही किसी समय दूर हो गया था, जिससे उसका मन शांत हो गया। ... बहन, क्या कोई विशेष नियम है जिनका हमें यहाँ मास्टर के साथ ध्यान रखना चाहिए? पेड़ के पीछे हानियों ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। छोटी बहन, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। यहाँ मास्टर के साथ वास्तव में कोई नियम नहीं है और इसके अलावा जब तुम मिलोगी तो मास्टर तुम्हें निश्चित रूप से 3 उपहार देंगे। ज़ियान का छोटा सा मुंह थोड़ा खुला, उसके बचकाने लहजे में गर्व की झलक थी। बिल्कुल भी नियम नहीं, और उसके ऊपर 3 उपहार। ज़ियान के शब्दों को सुनकर हानियों खुद को रोक नहीं पाए और चिल्ला उठी। हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो चलो शर्त लगाते हैं। ज़ियान मुस्कुराया। शर्त? हाँ, अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मास्टर के पास जाओगी और इन आध्यात्मिक दवा की 100 गोलियां मांगोगी। बेशक, अगर बहन हार जाती है तो पिछली रैंकिंग प्रतियोगिता से पुरस्कृत 7वीं कक्षा की गोली जूनियर बहन को दी जाएगी। ज़ियान ने कहीं से एक काली गोली निकाली और हानियों के सामने गोली लहराते हुए कहा, फिर जल्दी से उसे अपने मुंह में डाला और चबाना शुरू कर दिया। ठीक है बहन, मैं शर्त लगाऊंगी। हालांकि हानियों को यह अजीब लगा, लेकिन 7वीं कक्षा की गोली का प्रलोभन अभी भी महत्वपूर्ण था, इसलिए इस समय उसने ज़ियान की शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्या आपकी वरिष्ठ बहन ने आपको सब कुछ समझाया है? हाँ मास्टर, वरिष्ठ बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर मुझे उपहार कब देंगे। हानियों का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसने अपने ज़ैद हाथों को फैलाया, थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। ऐसा लगता है कि आपकी वरिष्ठ बहन ने आपको अच्छी तरह से सिखाया है। हानियों को इतना सीधा देखकर बूही ने खुद से कहा। अगले ही पल बूही ने हानियों को इशारा किया, चूंकि आप पहले से ही जानते हैं तो मेरे सामने आकर बैठ जाओ। ज़ियान ने इसका उल्लेख नहीं किया। ये सही नहीं होना चाहिए। अगर वरिष्ठ बहन ज़ियान ने मुझसे झूठ बोला तो उसे मुझे 7वीं कक्षा की गोली देनी होगी। हालांकि वह हैरान थी, हानियों ने फिर भी बूही के निर्देशों का पालन किया और बैठ गई। हो सकता है कि बाद में आपके शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवेश कर रही हो। यदि आप इसे सहन करने में असमर्थ महसूस करते हैं तो आपको मुझे तुरंत सूचित करना चाहिए। बूही ने याद दिलाया। ठीक है। हानियों ने धीरे से सिर हिलाया, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बूही ने कुशलता से हानियों के माथे पर अपनी हथेली से थपकी दी, फिर मन ही मन प्रार्थना की, सिस्टम छठे शिष्य हानियों को कौशल प्रदान करें। अपनी उलझन में हानियों ने अचानक महसूस किया कि बूही की हथेली से एक बहुत बड़ी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। हानियों का चेहरा अचानक बदल गया। गुरु क्या कर रहे थे? ध्यान केंद्रित करो और इस शक्ति को ठीक से अवशोषित करो। इस समय बूही की आवाज अचानक सुनाई दी। सोचने में असमर्थ हानियों केवल निर्देशों का पालन कर सकती थी, बूही द्वारा प्रेषित शक्ति को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। बस एक सांस के समय में हानियों ने अपने शरीर में एक दबी हुई आवाज महसूस की और उसकी आभा भी उसी के अनुसार बदल गई। उसकी साधना सीधे 7 सितारा 2 आत्मा से 8 सितारा 2 आत्मा तक पहुंच गई। मैंने फिर से सफलता प्राप्त कर ली है।
अपनी शक्ति के तीव्र प्रचार को महसूस करते हुए हानियो अचानक बेहद उत्साहित महसूस करने लगी और गुही द्वारा प्रेषित शक्ति को अवशोषित करने पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी। जल्द ही हानियो की साधना 9 सितारा डू आत्मा तक पहुंच गई, फिर 9 सितारा डू आत्मा के शिखर तक पहुंच गई, जो दूराजा क्षेत्र में पहुंचने से बस एक कदम दूर थी। हालांकि ये वहां समाप्त नहीं हुआ, उसके शरीर के भीतर शक्ति बढ़ती रही। एक पल के बाद हानियो की आभा में एक और बड़ा बदलाव आया। वह सीधे 7 सितारा डू आत्मा से 8 सितारा डू आत्मा तक पहुंच गई, 9 सितारा डू स्पिरिट से 1 सितारा डू किंग तक। हालांकि डू किंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हानियो का रंग लाल होने लगा और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर अब शक्तिशाली बल को अवशोषित नहीं कर सकता। मास्टर, मैं अब इसे सहन नहीं कर सकती। अध्याय 262 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक। हालांकि डू किंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हानियो का रंग लाल होने लगा और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर अब शक्तिशाली बल को अवशोषित नहीं कर सकता। मास्टर, मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकती। हानियो के शब्दों को सुनकर गुही ने तुरंत कौशल की संचरण को काट दिया और अपनी हथेली वापस ले ली। आप केवल 1 स्टार डू किंग के शिखर तक पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई उस बदमाश सी यान जितना असामान्य नहीं हो सकता। हानियो की साधना की जांच करने के बाद गुही को थोड़ा पछतावा हुआ। उसी समय गुही के कान में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग, पता चला कि मेजबान ने छठे शिष्य हानियो को आधे दिन की साधना प्रदान की है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने और 14 साल की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। नोट, साधना के लिए 14 वर्ष 2 सितारा डू संप्रभु स्तर के अनुरूप है। 14 वर्षों की साधना प्रणाली स्थान में जमा हो गई है। कृपया जांच करने के लिए ध्यान दें। मेजबान 10,000 गुना प्रतिफल। प्रणाली संकेत सुनकर गुही का कुछ उदास मूड थोड़ा सुधर गया। हालांकि हानियो को प्राप्त साधना की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन विस्फोट दर काफी संतोषजनक थी। इसके बाद गुही ने उत्सुकता से अपनी चेतना को प्रणाली स्थान में डुबो दिया। प्रणाली स्थान में एक बैंगनी क्षेत्र शून्य में निलंबित था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मेजबान 14 साल की साधना स्वीकार करता है? जैसे ही गुही की चेतना ने बैंगनी क्षेत्र को छुआ, सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। कोई जरूरत नहीं। हानियो को देने के लिए अभी भी 2 और उपहारों के बारे में सोचते हुए गुही ने निर्णायक रूप से मना कर दिया। हानियो, अभी तो मास्टर ने तुम्हें पहला उपहार दिया है, तुम्हारे लिए अभी दूसरा तोहफा बाकी है। गुही की आवाज सुनकर हानियो, जो जमीन पर बैठी थी, ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उसके दिल में उत्साह महसूस हुआ। दरअसल गुही ने दूसरे तोहफे की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। अभी जब क्लोन मैग्मा की तल पर उतरा, प्राचीन सम्राट की गुफा का स्थान खोजने की कोशिश कर रहा था, तो उसे फ्लेम छिपकली कबीले के बॉस ने सीधे मार डाला क्योंकि क्लोन की ताकत बहुत कमजोर थी। तो इस बार गुही की योजना हानियो को आत्मा विभाजन तकनीक देने की थी। इस तरह वह आत्मा को विभाजित करने की एक अधिक परिष्कृत विधि प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। अगले ही पल गुही ने एक बार फिर हानियो के माथे पर अपनी हथेली रखी। आत्मा विभाजन तकनीक को पारित करने के लिए ज्ञान की संचरण तकनीक का उपयोग किया। इससे पहले कि हानियो प्रतिक्रिया कर पाती, उसने तुरंत अपने दिमाग में बहुत सारी जानकारी महसूस की। ये देखकर हानियो ने तुरंत अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया और अपने दिमाग से इस विशाल मात्रा में जानकारी को अवशोषित किया। एक पल के बाद जैसे ही गुही की हथेली दूर चली गई, हानियो ने आखिरकार इस जानकारी को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। उसी समय गुही के दिमाग में एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग, पता चला कि मेजबान ने छठे शिष्य हानियो को सोल स्प्लिटिंग तकनीक की गुप्त तकनीक दी है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने, 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक की गुप्त तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक की गुप्त तकनीक सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है। कृपया जांच करने के लिए ध्यान दें। मेजबान सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनते ही गुही की चेतना तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गई। सिस्टम स्पेस में एक स्क्रॉल पूरी तरह से काला और एक अजीब आभा उत्सर्जित करते हुए गुही के सामने दिखाई दिया। जैसे ही गुही की नजर उस पर पड़ी, 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक का प्रभाव उसके सामने प्रदर्शित हुआ। 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक क्लोन को परिष्कृत करने की एक अत्यंत रहस्यमय विधि। इस तकनीक से परिष्कृत किए गए क्लोनों में मूल शरीर के समान ही साधना क्षेत्र होता है और शोधन के बाद वे सामान्य लोगों की विकास क्षमता रखते हुए साधना का अभ्यास कर सकते हैं। क्लोन की उपस्थिति को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है। बुरा नहीं, इस वापसी का परिणाम पूरी तरह से मेरी अपेक्षा के अनुरूप है। 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक के प्रभाव को देखकर गुही को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। ... धन्यवाद गुरु। गुही के कौशल और ज्ञान के संचरण ने हानियो को उनके प्रति बहुत आभारी महसूस कराया। जहां तक कौशल के संचरण की बात है, हानियो ने इसके बारे में पहले भी सुना था। ये साधक के अपने साधना आधार को खत्म कर देता है, सिवाय उन लोगों के जो अपने जीवन के अंत में अपने साधना आधार को भावी पीढ़ियों को सौंपना चुनते हैं। हालांकि हानियो ने पहले कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा था। जहां तक ज्ञान के संचरण की बात है, इसने हानियो की समझ को पूरी तरह से ताज़ा कर दिया। उसने पहले कभी ऐसी चमत्कारी विधि के बारे में नहीं सुना था। अब हानियो को आत्मा विभाजन तकनीक की बहुत अच्छी समझ थी। हालांकि वह आत्मा विभाजन तकनीक को समझती थी, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर सकती थी। ... मास्टर, इस आत्मा विभाजन तकनीक के साथ आत्मा अवतारों को संघनित करने का प्रभाव अच्छा है। हालांकि मेरी वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ मैं आत्मा अवतारों को संघनित नहीं कर सकती, हानियो ने खड़े होते ही स्पष्ट रूप से कहा। हानियो के शब्दों को सुनकर गुही को भी कुछ एहसास हुआ। वास्तव में हानियो की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ वह अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकती थी। आत्मा अवतारों को संघनित करना तो दूर की बात है, इसके अलावा उसकी 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक से भी अधिक गहन थी, इसलिए शायद इसके लिए और भी अधिक आत्मा शक्ति की आवश्यकता थी। एक पल सोचने के बाद गुही को अचानक एक विचार आया।
अगले ही पल गूहे मुस्कुराया और धीरे से हान यू से कहा, मास्टर ने पहले ही इस बिंदु पर विचार कर लिया है, इसलिए मैंने आपके लिए तीसरा उपहार तैयार किया है। गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू का दिल फिर से हिल गया, फिर से बैठने के लिए तैयार। हालांकि इस बार गूहे ने उसका समर्थन किया। इस बार आपको बैठने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद गूहे ने अपने हाथ में एक जेड बॉक्स निकाला। इस जेड बॉक्स के अंदर एक 7 पत्ती वाला सितारा फूजन है। ये चीज आत्मा को पोषित करने और आत्मा की शक्ति को बेहतर बनाने पर अच्छा प्रभाव डालती है। गूहे ने परिचय दिया, मूल रूप से ऐसा कुछ जो आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकता है, निश्चित रूप से पिछली बार के बचे हुए हॉट सोल मैरो से अधिक प्रभावी होगा। हालांकि हॉट सोल मैरो का ग्रेड बहुत अधिक था। हान यू की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ बस एक बूंद शायद उसकी आत्मा को विस्फोट कर देगी। इसलिए गूहे ने अपेक्षाकृत सौम्य 7 पत्ती वाला सितारा फूजन चुना। गूहे का परिचय सुनने के बाद हान यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जेड बॉक्स ले लिया। जैसे ही हान यू ने जेड बॉक्स लिया, गूहे के दिमाग में एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। डिंग, पता चला कि मेजबान ने छठे शिष्य हान यू को 7 पत्ती वाला सितारा फूजन दिया है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने और स्वर्गीय गहन ड्रैगन सूर्य जन्म प्राप्त करने के लिए बधाई। स्वर्गीय गहन ड्रैगन सूर्य जन्म 8वीं श्रेणी की आध्यात्मिक चिकित्सा। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनते ही गूहे की चेतना तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गई। सिस्टम स्पेस में एक सुनहरी जड़ जैसी वस्तु जो अगेट जैसी दिखती थी, लटकी हुई थी। इसके भीतर निहित शक्तिशाली आत्मा शक्ति को महसूस करते हुए गूहे भी उत्साहित महसूस कर रहे थे। इस स्वर्गीय गहन ड्रैगन सूर्य जन्म के साथ 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक का अभ्यास करने में उनका आत्मविश्वास एक बार फिर बढ़ गया। ... मास्टर, मैं आपसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। उपहार प्राप्त करने के बाद हान यू का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से पूछने के लिए अपना सिर नीचे किया। मूल रूप से हान यू के व्यक्तित्व के साथ 3 उपहारों को शांति से स्वीकार करना पहले से ही बहुत अच्छा था। उसके लिए इस तरह की चीजें मांगना बिल्कुल असंभव था। हालांकि गूहे, जिसने अभी अभी अच्छी फसल काटी थी, ने हान यू की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। बोलो, तुम क्या चाहते हो? गूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट की सहमति व्यक्त की। अध्याय 263, आत्मा की साधना। गुरु, मुझे चाहिए 100 आध्यात्मिक दवा की गोलियां। हान यू की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। ठीक है, आध्यात्मिक दवा की गोलियां। तुम्हें ये चीजें किस लिए चाहिए? ये सुनकर गूहे एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसकी नजर बड़े पेड़ के नीचे खड़ी छोटी सफेद आकृति पर चली गई। उसके चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति देखकर गूहे अपने मुंह को हिलाए बिना नहीं रह सका। चुपचाप अपने दिल में आहें भरते हुए, ये बच्ची हान यू अभी अभी शामिल हुई है और वह पहले ही तुम्हारे द्वारा धोखा खा चुकी है। इस समय गूहे स्पष्ट रूप से जानता था कि ये जियान द्वारा उकसाया गया था, लेकिन चूंकि उसने पहले ही हान यू से वादा किया था, इसलिए गूहे स्वाभाविक रूप से अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। अगले ही पल गूहे ने सिस्टम स्पेस से एक ब्लैक बॉक्स निकाला। आध्यात्मिक दवा की गोलियों के भंडारण के लिए गोलियों के साथ जितनी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इस ब्लैक बॉक्स में सभी गोलियां एक साथ रखी गई थी। ले लो, भविष्य में उस छोटी चालाक लोमड़ी से थोड़ा और सावधान रहना। हान यू को याद दिलाने के बाद गूहे कमरे की ओर चला गया। गूहे के जाने के बाद जियान का चेहरा गर्व से भरा हुआ था, क्योंकि वो खुशी खुशी हान यू के पास चली गई। प्रशिक्षु बहन, अभी फसल कैसी रही? प्रशिक्षु बहन ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया, है न? हान यू के हाथ में काला डिब्बा देखकर जियान की आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। हान यू ने सिर हिलाया, फिर कहा, वैसे प्रशिक्षु बहन, ये आध्यात्मिक दवा की गोलियां हैं जो मास्टर ने मुझे दी थी। जैसे ही उसने कहा, हान यू ने लकड़ी का डिब्बा जियान को सौंप दिया। जैसे ही उसने लकड़ी का डिब्बा लिया, जियान ने जल्दी से उसे खोला, फिर हाथ बढ़ाकर मुट्ठी भर लिया, उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया और जोर जोर से चबाने लगी। क्या तुम सच में इन चीजों को ऐसे खा सकते हो? ये दृश्य देखकर हान यू बेहद हैरान हो गया। ... गूहे की तरफ कमरे में लौटने के बाद उसने जल्दी से कमरे में कई मोहरें स्थापित की। अब जब उसके पास अधिक शक्तिशाली 9 परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक थी, तो गूहे एक शक्तिशाली अवतार बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि अवतार बनाने से पहले गूहे अपनी आत्मा शक्ति को थोड़ा मजबूत करने के लिए पहले स्वर्गीय गहन ड्रैगन सूर्य जन्म को परिष्कृत करना चाहता था। थोड़ी अधिक आत्मा शक्ति के साथ उसे अवतार बनाने में अधिक आत्मविश्वास होगा। अगले ही पल गूहे के एक विचार के साथ एक विशाल सुनहरा औषधि कड़ाही उसके सामने प्रकट हुई। गूहे ने अपना हाथ लहराया और एक झुलसाने वाली बैंगनी लौलाल कड़ाही में प्रवेश कर गई। फिर गूहे ने सिस्टम स्पेस से एक सुनहरी जड़ जैसी वस्तु निकाली जो अगेट जैसी थी और उसे धधकती लौ में फेंक दिया। जैसे ही स्वर्गीय गहन ड्रैगन सूर्य जन्म कड़ाही में प्रवेश किया, ये भयंकर रूप से जल उठा। बैंगनी लौ से जल गया। इसकी कठोर सुनहरी अगेट जैसी बाहरी परत ने तुरंत बैंगनी लौ के जलने का विरोध करने के लिए सुनहरी ऊर्जा की एक पतली परत उत्सर्जित की। यह 8वीं श्रेणी की पौष्टिक आत्मा शक्ति आध्यात्मिक दवा होने के योग्य है। ये वास्तव में इन परिस्थितियों में खुद को संरक्षित करना चाहता है। हालांकि अंत में यह व्यर्थ है। गूहे ने हल्के से ठहाका लगाया, फिर लौ की तीव्रता बढ़ा दी। जल्द ही एक मजबूत सुगंध एक लंबे समय से धरती में दबी हुई बढ़िया शराब की तरह कड़ाही से निकली। जैसे ही यह सुगंध फैली, स्वर्गीय गहन ड्रैगन सनबर्थ की सुनहरी बाहरी परत राख में पिघल गई, जिससे अंदर का कुछ चिपचिपा सुनहरा तरल दिखाई दिया। इसके बाद गूहे का काम इस सुनहरे तरल से अशुद्धियों को निकालना था। बैंगनी लौ से घिरे गूहे ने इस चिपचिपे सुनहरे तरल को अलग अलग परिष्कृत करने के लिए दर्जनों भागों में विभाजित किया। कुछ ही समय में कड़ाही से बेहद महीन सफेद धुएं की लपटें उठने लगी। सफेद धुआं पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद गूहे की आत्मा शक्ति ने धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदों को एक साथ इकट्ठा किया। अंत में एक ठोस कण चमकदार सुनहरे प्रकाश से चमकता हुआ और सोयाबीन के आकार का कड़ाही में दिखाई दिया। इस सुनहरे कण के रूप को देखकर गूहे के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी।
अगले ही पल वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत क्रॉस लेक बैठ गया और नौ परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक की साधना शुरू कर दी। स्क्रॉल पर दिए गए विवरण के अनुसार नौ परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक के साथ अवतार को परिष्कृत करने का पहला कदम आत्मा से शुरू करना था। एक बहुत ही अनोखे तरीके से अवतार की आत्मा के रूप में काम करने के लिए किसी की अपनी आत्मा का एक हिस्सा अलग किया जाएगा। इस अवतार की आत्मा पतली हवा से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप थी। ये सोचते हुए गूहे ने तेजी से स्वर्गीय गहन ड्रैगन सूर्य जन्म से परिष्कृत किए गए सुनहरे कण को अपने माथे में दबाया। जैसे ही सुनहरा कण गूहे के माथे में घुसा, उसने एक बहुत बड़ी ऊर्जा उत्सर्जित की जिसने गूहे की आत्मा को पोषित किया। उसी समय गूहे ने स्क्रॉल पर वर्णित अजीब तरीके से अपनी आत्मा शक्ति को अपने शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। एक दिन से भी कम समय में भ्रूण जैसी दिखने वाली एक प्रेत आत्मा गूहे के सामने प्रकट हुई, लेकिन ये शिशु अवस्था वह नहीं थी जो गूहे चाहते थे। गूहे ने उसी गति से जारी रखा, अपने शरीर से आत्मा के रेशों को अलग करना, और जिस गति से आत्मा शक्ति अलग हुई वह उस गति से मेल खाती थी जिस गति से सुनहरे कण ने आत्मा शक्ति को फिर से भर दिया। इसलिए गूहे की मूल आत्मा कमजोर नहीं हुई। हालांकि जैसे जैसे सुनहरे कण का आकार छोटा होता गया, आत्मा शक्ति को फिर से भरने की गति धीमी होती गई। इस बिंदु पर गूहे को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने सिस्टम स्पेस में वह सब कुछ निकाल दिया जो आत्मा शक्ति को फिर से भर सकता था, यहाँ तक कि पिछली बार से बचा हुआ अर्थ कोर सोल मैरो भी। इन सप्लीमेंट्स के साथ गूहे ने धीरे धीरे अपनी खुद की शक्ति को अलग करना और उसे आत्मा में एकीकृत करना जारी रखा। 10वें दिन गूहे जैसी ही एक प्रेत आकृति उसके कमरे में प्रकट हुई। इन 10 दिनों के दौरान गूहे लगातार अपनी आत्मा शक्ति को अलग कर रहा था और जल्दी से उसे भर रहा था। हानि और पीढ़ी के इस निरंतर चक्र में गूहे की आत्मा शक्ति में एक बार फिर गुणात्मक सुधार हुआ। अब उसकी आत्मा शक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक आगे बढ़ गई थी। इस आत्मा अवतार को देखते हुए गूहे महसूस कर सकता था कि चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो, वे अभी भी एक संबंध स्थापित कर सकते हैं जब तक कि उन्हें किसी विशेष माध्यम से अवरुद्ध न किया जाए। मैंने आखिरकार अवतार को परिष्कृत कर लिया है, अगला चरण उसके भौतिक शरीर को परिष्कृत करने का है, गूहे ने खुद से कहा। नौ परिवर्तन आत्मा विभाजन तकनीक की स्क्रॉल में वर्णित अवतार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लेकिन आत्मा को परिष्कृत करने की तुलना में इसे संचालित करना बहुत आसान था। इस समय कुशन पर क्रॉस लेक बैठे आत्मा अवतार को परिष्कृत करने के बाद गूहे एक पल के लिए भी नहीं रुके। उसने तुरंत आत्मा अवतार के लिए शरीर को परिष्कृत करने पर काम करना शुरू कर दिया। यह मेरे अपने सार और रक्त पर आधारित होना चाहिए, तभी परिष्कृत शरीर आत्मा के साथ सबसे अधिक संगत हो सकता है। स्क्रॉल की सामग्री को अपने मन में चुपचाप दोहराते हुए गूहे ने जल्दी से कई रहस्यमय मोहरें लगाईं। तुरंत अंगूर के आकार के गहरे लाल सार रक्त की एक बूंद गूहे के माथे पर अचानक खुली दरार से उड़ गई। अध्याय 264 भूमिगत मैग्मा की फिर से खोज। अब इस सार रक्त को विभिन्न पदार्थों में मिलाकर एक संपूर्ण शरीर बनाने का समय आ गया है। अपने आप से धीरे से बुदबुदाते हुए गूहे ने देखा कि उसके चारों ओर बहुत सी कीमती सामग्रियां चमकीली रोशनी बिखेर रही थी। फिर गूहे की आध्यात्मिक शक्ति ने इन सामग्रियों को एक एक करके हवा में लटका दिया और बैंगनी लपटें बाहर निकली जो प्रत्येक को परिष्कृत करने लगी। इन परिष्कृत सामग्रियों में से प्रत्येक की अपनी भूमिका थी। कुछ सीधे शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और सार रक्त की बूंद में विलीन हो गई, जबकि अन्य एक अजीब तरीके से शरीर के विभिन्न ऊतकों में संघनित हो गई। जब गूहे ने शरीर को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया तो आंगन में जटिल आंखों वाली एक लंबी चांदी की आकृति ने गूहे के कमरे की ओर देखा। उसके बगल में एक छोटी सी सफेद आकृति खड़ी थी। जियान, शिक्षक कई दिनों से कमरे में है, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? हान यू ने अपने बगल में जियान से कुछ नाराजगी के साथ शिकायत की। हान यू की बातें सुनकर जियान ने जल्दी से अपने मुंह में जो कुछ था उसे निगल लिया, फिर अपनी बचकानी आवाज में बड़बड़ाया, इस बार शिक्षक काफी देर से अंदर है। अगर वह कल बाहर नहीं आया तो मेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, बहुत समय हो गया है जब से मैं उसका शिष्य बना हूँ, शिक्षक बाहर ही नहीं आया है। बहन, जब से मैंने परिचयात्मक उपहार स्वीकार किया है, शिक्षक ने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। बहन जियान मुझे कुछ सिखाएं तो कैसा रहेगा? हान यू ने अचानक सुझाव दिया। हमारे शिक्षक आपको सीधे कुछ नहीं सिखाएंगे, ये सब आपके सिर को रगड़ने के बारे में है और फिर आप समझ जाएंगे। इसके अलावा मुझे कुछ भी सिखाना नहीं आता। हान यू की बातें सुनकर जियान ने अपना सिर हिलाया और इस विचार को अस्वीकार कर दिया। आह, क्या शिक्षक ने बहन को कभी खेती के बारे में कुछ नहीं सिखाया? हान यू हैरान लग रही थी। हाँ, बस सिर रगड़ो और तुम्हें पता चल जाएगा। क्या ये बढ़िया नहीं है? सीखने की क्या जरूरत है? जियान ने पलटकर कहा। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। काश शिक्षक आकर मेरा सिर फिर से रगड़ते। हान यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने आह भरी। शिक्षक ने कहा कि सफलता के बाद पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ सालों में कभी भी नहीं होगा। जियान ने कुछ हद तक निराश होकर कहा। क्यों? बहन की प्रतिभा के साथ वह आसानी से सफलता प्राप्त कर सकती है। हान यू हैरान देखी। मैं पहले से ही मार्शल किंग के शिखर पर हूँ। मार्शल सम्राट तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। मार्शल किंग का शिखर, मुझे याद है बहन 1 महीने पहले तक मार्शल किंग के स्तर पर भी नहीं थी। जियान को ये कहते हुए सुनकर कि वह इस स्तर पर पहुंच गई है, हान यू का मुंह अविश्वसनीय भाव से खुला रह गया। हाँ, शिक्षक द्वारा मेरा सिर रगड़ने के ठीक बाद मैं मार्शल किंग का शिखर बन गई। जियान ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना, शिक्षक को ये पसंद नहीं है। बहन, चिंता मत करो, हान यू कुछ नहीं कहेगी। हान यू ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। 2 दिन बाद गूहे के कमरे में मांस और खून वाला एक आदमी, दिखने में बिल्कुल गूहे जैसा, गूहे के सामने प्रकट हुआ। इस आकृति और गूहे के बीच एकमात्र अंतर यह था कि वह 7 या 8 साल बड़ा लग रहा था, 40 के करीब एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रहा था। 2 स्टार 2 आदरणीय। अपने क्लोन की ताकत महसूस करते हुए गूहे अपनी खुशी को छिपा नहीं सका।
इस क्लोन में न केवल मूल के समान ही क्षेत्र और आत्मा शक्ति थी, बल्कि मूल द्वारा अभ्यास की जाने वाली सभी मार्शल आर्ट और तकनीकें भी थी। बहुत अच्छा, यह आपके लिए किए गए सभी प्रयासों के लायक है, गूहे ने खुद से कहा, फिर उठ गया। जैसे ही गूहे दरवाजे पर पहुंचा, कमरे में क्लोन गायब हो गया। जैसे ही गूहे ने दरवाजा खोला, एक पतला लेकिन हिंसक शक्ति से भरा हुआ अचानक लात मारता है। गूहे थोड़ा चकमा देता है और पैर हवा में उछलता है, जिससे पैर के पीछे की सफेद आकृति आगे झुक जाती है और जड़ता के कारण कमरे में गिर जाती है। जियान, तुम फिर से शरारती हो। अपनी हथेली से जियान के चिकने माथे को सहारा देते हुए गूहे ने अधीरता से उसे फटकार लगाई। हे शिक्षक, मैंने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए मैंने दरवाजा लात मारकर खोलने का सोचा। जियान ने अपना मुंह खोला, सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाते हुए खिलखिलाते हुए। गूहे द्वारा दरवाजा खोलने का दृश्य हान यू को डराता है, जो बहुत कम कपड़े पहने हुए जियान के पीछे खड़ा था। सौभाग्य से शिक्षक ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी, अन्यथा बहन की लात से आपदा आ जाती। हान यू ने अपने दिल में भाग्यशाली महसूस किया। क्या तुमने इस दौरान कोई प्रगति की है? दोनों को दरवाजे पर उसका इंतजार करते हुए देखकर गूहे ने थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। हालांकि गूहे के ये सवाल पूछने के बाद दोनों लड़कियां चुप रहीं। हान यू, अब से जब तुम नहाओ तो इस आध्यात्मिक द्रव में से कुछ डालो, ये तुम्हारी शारीरिक शक्ति में बहुत सुधार कर सकता है। जैसे ही उसने कहा, गूहे ने हान यू को नवीनतम परिष्कृत शरीर ताप तरल पदार्थ की कई बोतलें दी। यदि तुम सफलता प्राप्त करते हो तो और अधिक पुरस्कार मिलेंगे मुझे। धन्यवाद गुरु। आजकल जियान के प्रभाव में हान यू ने गूहे के उपहारों को स्वीकार करने में शायद ही कोई अनिच्छा दिखाई हो। गुरु, मेरा क्या? उनके बगल में जियान ने देखा कि गूहे ने हान यू को शरीर को तपा देने वाला तरल पदार्थ दिया। उसकी बड़ी गहरी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। आपका? जियान की शारीरिक शक्ति के साथ साधारण शरीर को तपा देने वाली दवाएं उसके लिए बेकार थी। जियान के अनुरोध को सुनकर गूहे चिंतन में डूब गया। चूंकि वह अपने क्लोन को प्राचीन सम्राट की गुफा हवेली का पता लगाने के लिए भेजने की योजना बना रहा था, इसलिए निश्चित रूप से इसमें कुछ खतरा शामिल होगा। वे शून्य ड्रैगन कबीले के पुराने ड्रैगन सम्राट जुकुन का सामना कर सकते थे। अगर वह जियान के कुछ सामान ला सकता था तो शायद पुराने ड्रैगन सम्राट जियान की आभा को पहचान लेंगे और फिर गूहे उससे कुछ बातचीत कर सकते थे। शायद जियान के शरीर को शांत करने वाले पदार्थों का कोई समाधान हो जाए। ये सोचते हुए गूहे ने शांति से जियान से कहा, तुम इस लड़की, क्या तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है? अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त दवा नहीं है। ओह, ऐसा लगता है कि मामला ऐसा ही है। जियान ने शर्मिंदगी से अपना सिर छुआ और हंस पड़ी। ये सौदा है, तुम मुझे बालों का एक कतरा और अपने खून की एक बूंद दो और मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त शरीर को शांत करने वाली दवा खोजने की कोशिश करूंगा। गूहे ने परेशान भाव से कहा। गूहे की बातें सुनकर हालांकि जियान एक पल के लिए झिझकी, उसने तुरंत बैंगनी बालों की एक लंबी लट निकाली और उसे गूहे को दे दिया। लेकिन अपने बालों को खींचने के बाद उसने कमजोरी से गूहे से कहा, शिक्षक, आप मुझे खून की एक बूंद लाने में मदद क्यों नहीं करते? मुझे इसे खुद करने में थोड़ा डर लग रहा है। तुम्हें इससे डर लगता है? स्ट्रॉन्ग रैंकिंग टूर्नामेंट में तुम्हारे द्वारा लात मारे जाने से कितने लोगों को खून की खांसी हुई? जियान के ये शब्द सुनकर गूहे के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल जियान की नजर से बचते हुए अचानक उसकी उंगली पर एक खरोंच दिखाई दी और उसकी उंगली से लाल रंग का खून की एक बूंद चुपचाप टपक गई, जिसे गूहे ने सिस्टम स्पेस में इकट्ठा कर लिया। अध्याय 265, युवा अग्नि एकत्रित करना। जियान के रक्त की एक बूंद प्राप्त करने के बाद गूहे के नए क्लोन ने गूहे द्वारा तैयार की गई कुछ अन्य वस्तुओं को ले लिया और एक बार फिर तियानाफेन की रिफाइनिंग टावर के तल पर मैग्मा में डूब गया। इस बार गूहे के मैग्मा के तल पर उतरने के कुछ ही समय बाद उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमाने लगी, मानो कोई अदृश्य चीज उसे बुला रही हो। पिघले हुए लावा के उच्च तापमान का प्रतिरोध करने की क्लोन की क्षमता को बढ़ाने के लिए गूहे ने नीचे उतरने से पहले क्लोन को गिरे हुए हृदय की लौ दी थी। इसलिए गूहे ने निष्कर्ष निकाला कि यह अनुभूति गिरे हुए हृदय की लौ या मैग्मा के तल पर एक आदरणीय लौ की बची हुई आत्मा से संबंधित होनी चाहिए। अनुभूति की दिशा का अनुसरण करते हुए गूहे ने अत्यंत सावधानी से गोता लगाना जारी रखा। वह जितना गहरा गया, बुलाए जाने की भावना उतनी ही प्रबल होती गई। जैसे ही वह नीचे उतरा, गूहे एक बार फिर उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां फ्लेम छिपकली रहते थे। पिछली मुठभेड़ से अनुभव प्राप्त करने के बाद गूहे इस बार अधिक सतर्क था। पिछली बार क्लोन के लिए प्रवेश करने के तुरंत बाद एक विशालकाय का सामना करना दुर्भाग्यपूर्ण था और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे कुचल दिया गया था। इस बार जब गूहे का सामना एक उच्च श्रेणी के फ्लेम लिजर्डमैन से हुआ तो अंतरिक्ष में अंधाधुंध यात्रा करने के बजाय उसने भागने के लिए सीधे उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल कोई निशान नहीं छोड़ना का उपयोग किया। कोई निशान नहीं छोड़ना आत्मा शक्ति पर आधारित था और शून्य में निरंतर गति की अनुमति देता था। जब तक गूहे की आत्मा शक्ति पहुंच सकती थी, केवल एक विचार से वह तुरंत पहुंच सकता था। इस कौशल के साथ गूहे ने बहुत समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से सबसे मजबूत भावना के आह्वान पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर गूहे के शरीर के अंदर गिरे हुए हृदय की लौ को गूहे के शरीर से मुक्त होने का विचार भी आया, लेकिन गूहे की दिव्याग्नि तकनीक के दमन के तहत ये तुरंत व्यवहार करता है। ये यहाँ होना चाहिए, गूहे ने बड़बड़ाया। फिर संवेदना की दिशा में कई मुहरे डालना जारी रखा। एक जादुई दृश्य दिखाई दिया। मैग्मा धीरे धीरे हिलने लगा और फिर मैग्मा के भंवर से एक हल्का प्रकाश उत्सर्जित करने वाला पारभासी प्रभामंडल उभरा। पहले क्षण में गूहे की नजर उस पर पड़ी। क्योंकि प्रभामंडल पारदर्शी था, इसने गूहे की दृष्टि को बाधित नहीं किया। जब गूहे की नजर अंदर गई तो अंदर एक कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं था, जो सफेद हड्डियों में बदल गया था। कंकाल के ऊपर एक हल्का प्रतिदीप्ति था और उसके ऊपर एक लौ तैर रही थी, पारदर्शी और अदृश्य प्रतीत हो रही थी। गूहे इस लौ से बहुत परिचित था क्योंकि उसके शरीर में एक समान अदृश्य लौ कैद थी।
कंकाल के ऊपर अदृश्य लौ केवल एक सिर के आकार की थी। इसका तापमान गुहे के शरीर में गिरे हुए हृदय की लौ से बहुत कम था। यदि गुहे के शरीर में गिरे हुए हृदय की लौ को एक परिपक्व रूप माना जाता था, तो उसके सामने गिरे हुए हृदय की लौ अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। बेशक चाहे वह शिशु अवस्था में हो या परिपक्वता में, ये चीज आखिरकार एक विदेशी आग थी। एक विदेशी आग को आकार देना बेहद मुश्किल था और इसके लिए अनगिनत वर्षों की संचय की आवश्यकता थी। एक ही स्थान पर इस बहुत भयंकर अदृश्य लौ का अस्तित्व काफी रहस्यमय था। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। सफेद प्रभामंडल के अंदर के दृश्य को देखते हुए गुहे ने हल्की सी ठहाका लगाया। फिर एक कदम के साथ वह बिना किसी बाधा के प्रभामंडल में प्रवेश कर गया। जब गुहे की आकृति पारदर्शी प्रभामंडल को तोड़ती है तो उसे अपने शरीर पर एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस होता है। उस पल में गुहे की आंखों में भरा लाल रंग तेजी से गायब हो गया और उसकी जगह एक फीकी सफेद रोशनी ने ले ली। यहाँ का स्थान स्पष्ट रूप से वही प्रभामंडल था जिसे गुहे ने पहले देखा था, लेकिन शायद दृश्य कारणों से यह बहुत व्यापक लग रहा था। गुहे के प्रवेश करने के बाद उसकी नजर बीच में तैरते हुए कंकाल पर टिकी हुई थी। बाहर आओ, क्या तुम अब भी मुझसे असली शरीर छिपाना चाहते हो? गुहे अचानक बोला। जैसे ही गुहे की आवाज गिरी, कंकाल के भीतर से एक चमकदार सफेद रोशनी अचानक फूट पड़ी। सफेद रोशनी धीरे धीरे हिलने लगी और अंततः एक भ्रामक बूढ़े व्यक्ति की आकृति में बदल गई। अध्याय 265 युवा अग्नि को पुनः प्राप्त करना। सफेद लबादे में उस व्यक्ति के बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसका चेहरा झुर्रीदार था। इस समय उसकी मूल रूप से शांत आंखों में घबराहट का एक संकेत दिखाई दिया। मैं याओ तियानहो हूँ, जिसे आमतौर पर आदरणीय तियानहो के नाम से जाना जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? जैसे ही सफेद लबादे में बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, उसने अपने चेहरे पर भय के भाव के साथ गुहे को देखा। वह अभी भी गुहे से निकलने वाली अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। मैं गुहे हूँ, मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताओ। यहाँ केवल एक बची हुई आत्मा क्यों बची है? गुहे ने ऐसे लहजे में कहा जो मना करने को तैयार नहीं था। ये सुनकर आदरणीय तियानहो ने युवा फॉलन हॉट फ्लेम को कुछ पुरानी यादों के साथ देखा और धीरे से कहा, उस समय मुझे पहली बार यहाँ फॉलन हॉट फ्लेम के निशान मिले थे। मुझे इसे वश में करने में कई साल लग गए। उस समय मैंने जिस फॉलन हॉट फ्लेम को वश में किया था वही अब आपके अंदर है। ये सोचकर कि मेरे पास कुछ क्षमता है, मैंने सोचा कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, इसलिए फॉलन हॉट फ्लेम को वश में करने के बाद मैं वहां से नहीं गया, बल्कि उत्सुकता से इस मैग्मा दुनिया में और गहराई में चला गया। आदरणीय तियानहो के स्वर में खेद का संकेत था, मानो उस समय अपनी लापरवाही पर पछतावा हो रहा हो। मैग्मा की दुनिया में और गहराई में जाने के बाद मुझे एक और फॉलन हॉट फ्लेम बीज मिला। इस खोज ने मुझे बहुत खुश किया, इसलिए मैं लालच से इस फॉलन हॉट फ्लेम बीज को भी लेना चाहता था और इसे पहले से मौजूद बीज के साथ मिलाना चाहता था। लेकिन सही विलय के बजाय वे एक दूसरे को दुश्मनों की तरह पीछे हटाते थे, जिसके परिणामस्वरूप एलियन आग की लड़ाई हुई जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। और यह उस क्षण था जब मुझ पर हमला हुआ। यह उन फ्लेम छिपकली लोगों ने किया होगा। गुहे ने अचानक बीच में टोका। ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी उनसे लेन देन रहा है। आदरणीय तियानहो गुहे के शब्दों पर कुछ हैरान दिखे। आदरणीय तियानहो के शब्दों को सुनकर गुहे ने खुद से सोचा, न केवल मेरा उनसे लेन देन रहा है, बल्कि मेरा एक क्लोन भी यहाँ घूम रहा है। लेकिन इस समय गुहे ने शांति से कहा, मैंने उनका सामना किया और उनसे लड़ा। उनमें मेरे स्तर के प्राणी भी थे। गुहे के शब्दों को सुनकर आदरणीय तियानहो को राहत मिली और उन्होंने आह भरी, अगर उन फ्लेम लिज़र्डमैन ने उस समय हमला नहीं किया होता तो मैं इस स्थिति में नहीं आता। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? एक आह के बाद आदरणीय तियानहो ने अचानक अपने स्वर में विनती के संकेत के साथ कहा, क्या एहसान? गुहे ने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे इस जगह से दूर ले जा सकते हैं? जब उन्होंने ये कहा तो आदरणीय तियानहो की आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। आपको दूर ले जाने से मुझे क्या लाभ होगा? गुहे ने बदले में पूछा। यहाँ मौजूद हर चीज, जिसमें आपकी स्टोरेज रिंग और अवशेष भी शामिल है, अब आपकी नहीं है। आपको दूर ले जाने के लिए आप मुझे इनाम के रूप में क्या दे सकते हैं? अध्याय 266 प्राचीन सम्राट की गुफा में निवास। गुहे के बोलने के बाद उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ कंकाल से सफेद भंडारण अंगूठी को अपनी हथेली में इकट्ठा किया। गुहे की हरकत देखकर आदरणीय तियानहो अचानक शब्दों के लिए खो गए। आदरणीय तियानहो के दिमाग में अभी जो था वह था कि भंडारण अंगूठी में कुछ वस्तुओं के साथ गिरे हुए दिल की लौ युवा आग का उपयोग मुआवजे के रूप में करना। लेकिन गुहे के शब्दों ने आदरणीय तियानहो को पूरी तरह से चुप करा दिया। आदरणीय तियानहो की असामान्य भावनाओं को अनदेखा करते हुए गुहे ने सीधी जांच करने के लिए सफेद भंडारण अंगूठी में आत्मा शक्ति की एक किरण भेजी। एक पल की चुप्पी के बाद आदरणीय तियानहो अचानक बहुत ही उदास स्वर में बोले, आप सही हैं, यह सब कुछ अब मेरा नहीं है। जब तक आदरणीय तियानहो ने बोलना समाप्त किया, गुहे के हाथों में एक पीला सफेद स्क्रॉल दिखाई दिया जिसमें पक्षियों और जानवरों को उनके शरीर पर आग उगलते हुए दिखाया गया था। महामहिम की नजर अच्छी है। आदरणीय तियानहो ने गुहे के हाथों में पीला सफेद स्क्रॉल देखकर आह भरी। ऐसा कैसे? गुहे ने अनजान होने का नाटक किया। यह मेरी युवावस्था की प्रसिद्ध युद्ध तकनीक है, अलग थलग लपटों की 5 चक्र तकनीक। इसे युद्ध तकनीक कहना कुछ हद तक गलत है, इसे एक ज्वाला नियंत्रण तकनीक के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। अलग थलग लपटों की 5 चक्र तकनीक के बारे में बोलते समय आदरणीय तियानहो का स्वर पहले की तरह उदास नहीं था, बल्कि गर्व से भरा था। 5 चक्रों की पृथक ज्वाला तकनीक, एक ज्वाला नियंत्रण तकनीक, जानवरों के आकार के अनुसार 5 स्तरों में विभाजित है, भेड़िया, तेंदुआ, शेर, बाघ और बार ड्रैगन। प्रत्येक स्तर की अपनी अग्नि आत्मा होती है। एक बार तकनीक में महारत हासिल हो जाने के बाद 5 जानवर एकत्रित होकर पृथक ज्वाला गठन के 5 चक्र बनाते हैं, जिसमें समुद्र को भाप देने और स्वर्ग को जलाने की जबरदस्त शक्ति होती है। यदि इन 5 जानवरों में से 4 स्वर्गीय ज्वालाओं से संघनित होते हैं तो इस तकनीक की शक्ति स्वर्गीय रैंक के युद्ध कौशल से प्रतिस्पर्धा कर सकती है।
आपने जो कहा है उससे ये युद्ध तकनीक वास्तव में एक मूल्यवान संपत्ति की तरह लगती है। यहाँ हमारी मुलाकात भाग्य से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरी एक शर्त पर सहमत होते हैं तो न केवल मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ, बल्कि मैं आपकी आत्मा की मरम्मत में भी आपकी मदद कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि आपके पुनरुत्थान के लिए एक शरीर को परिष्कृत भी कर सकता हूँ। अपने हाथ में स्क्रॉल का निरीक्षण करने के बाद गूही ने अचानक कहा, आत्मा की मरम्मत और शरीर को परिष्कृत करना। गूही के शब्दों को सुनकर आदरणीय त्यानहू की आत्मा का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी आंखों में अवर्णनीय उत्साह था। अगले ही पल आदरणीय त्यानहू ने कुछ हद तक कांपती हुई आवाज में कहा, सच में? विश्वास करो या नहीं। गूही ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, कुशलता से कंकाल से गिरे हुए हृदय की ज्वाला को इकट्ठा किया, फिर बाहर की ओर चल पड़ा। कहो, जो भी शर्त हो, मैं सहमत हूँ। अब आदरणीय त्यानहू के पास एक बची हुई आत्मा को छोड़कर खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह गूही द्वारा कोई अत्यधिक मान करने से नहीं डरता था। आदरणीय त्यानहू के शब्दों को सुनकर गूही अपने रास्ते पर रुक गया और फिर उदासीनता से बोला, अपने पुनरुत्थान के बाद आपको 2 साल तक मेरे पीछे चलना होगा। इन 2 वर्षों के दौरान आपको वह सब करना होगा जो मैं आपसे मांगूं। 2 साल। गूही की मांग सुनकर आदरणीय त्यानहू ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं दिखाया। उसे लगा कि यह कुछ हद तक छोटा था। वह अनगिनत वर्षों से इस स्थान पर था। यदि गूही इस बार नहीं आता तो अगले 3 या 4 वर्षों में उसकी बची हुई आत्मा इस दुनिया से पूरी तरह से विलीन हो जाती। इस प्रकार उसके सामने पुनरुत्थान का मौका होने पर 2 साल, 10 साल, 100 साल की बात तो दूर, वह सहमत हो सकता था। आदरणीय गू, मैं याओ त्यानहू अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ, यदि आप मुझे पुनर्जीवित कर सकते हैं तो मैं 2 साल तक आपका अनुसरण करूंगा। आदरणीय त्यानहू ने बहुत गंभीरता से कहा। गूही ने अपने हाथ में सफेद भंडारण अंगूठी की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, उस स्थिति में आप अस्थायी रूप से इस अंगूठी में रहेंगे और हम तुरंत चले जाएंगे। कृपया आदरणीय गू, मेरी लाश भी अपने साथ ले जाएं। आदरणीय त्यानहू ने एक आखिरी अनुरोध किया। ठीक है। गूही ने हल्के से सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ जमीन पर पड़ी लाश सफेद भंडारण रिंग में उड़ गई। अध्याय 266, प्राचीन सम्राट की गुफा में निवास। गूही के बोलने के बाद अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने कंकाल से सफेद भंडारण रिंग को अपनी हथेली में इकट्ठा किया। गूही की हरकत देखकर आदरणीय त्यानहू अचानक शब्दों के लिए खो गए। आदरणीय त्यानहू के दिमाग में अभी जो था वह यह था कि भंडारण रिंग में कुछ वस्तुओं के साथ गिरे हुए दिल की लो युवा आग का उपयोग मुआवजे के रूप में किया जाए, लेकिन गूही के शब्दों ने आदरणीय त्यानहू को पूरी तरह से चुप करा दिया। आदरणीय त्यानहू की असामान्य भावनाओं को अनदेखा करते हुए गूही ने सीधी जांच करने के लिए सफेद भंडारण रिंग में आत्मा शक्ति की एक किरण भेजी। एक पल की चुप्पी के बाद आदरणीय त्यानहू अचानक बहुत ही वीरान स्वर में बोले, आप सही कह रहे हैं, यह सब कुछ अब मेरा नहीं है। जब तक आदरणीय त्यानहू ने बोलना समाप्त किया, गूही के हाथों में एक पीला सफेद स्क्रॉल दिखाई दिया, जिसमें पक्षियों और जानवरों को उनके शरीर पर आग उगलते हुए दिखाया गया था। महामहिम की नजर अच्छी है। आदरणीय त्यानहू ने गूही के हाथों में पीला सफेद स्क्रॉल देखकर आह भरी। ऐसा कैसे? गूही ने अनजान होने का नाटक किया। यह मेरी युवावस्था की प्रसिद्ध युद्ध तकनीक है, अलग थलग लपटों की 5 चक्र तकनीक। इसे युद्ध तकनीक कहना कुछ हद तक गलत है, इसे एक ज्वाला नियंत्रण तकनीक के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। अलग थलग लपटों की 5 चक्र तकनीक के बारे में बोलते समय आदरणीय त्यानहू का स्वर पहले की तरह उदास नहीं था, बल्कि गर्व से भरा था। 5 चक्रों की पृथक ज्वाला तकनीक, एक ज्वाला नियंत्रण तकनीक, जानवरों के आकार के अनुसार 5 स्तरों में विभाजित है, भेड़िया, तेंदुआ, शेर, बाघ और बार ड्रैगन। प्रत्येक स्तर की अपनी अग्नि आत्मा होती है। एक बार तकनीक में महारत हासिल हो जाने के बाद 5 जानवर पृथक ज्वाला गठन के 5 चक्रों को बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें समुद्र को भाप देने और स्वर्ग को जलाने की जबरदस्त शक्ति होती है। यदि इन 5 जानवरों में से 4 स्वर्गीय ज्वालाओं से संघनित होते हैं तो इस तकनीक की शक्ति स्वर्गीय रैंक के युद्ध कौशल की बराबरी कर सकती है। आपने जो कहा है उससे ये युद्ध तकनीक वास्तव में एक मूल्यवान संपत्ति की तरह लगती है। यहाँ हमारी मुलाकात भाग्य से होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं न केवल तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी आत्मा की मरम्मत में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए एक शरीर को भी परिष्कृत कर सकता हूँ ताकि तुम फिर से जी सको। अपने हाथ में स्क्रॉल का निरीक्षण करने के बाद गूही ने अचानक कहा, आत्मा की मरम्मत और शरीर को परिष्कृत करना। गूही के शब्दों को सुनकर आदरणीय त्यानहू की आत्मा का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी आंखों में अवर्णनीय उत्साह था। अगले ही पल आदरणीय त्यानहू ने कुछ हद तक कांपती हुई आवाज में कहा, सच में? विश्वास करो या न करो। गूही ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, कुशलता से कंकाल से गिरे हुए हृदय की ज्वाला को इकट्ठा किया, फिर बाहर की ओर चल पड़ा। कहो, जो भी शर्त हो, मैं सहमत हूँ। अब आदरणीय त्यानहू के पास एक बची हुई आत्मा को छोड़कर खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह गूही द्वारा कोई अत्यधिक मान करने से नहीं डरता था। आदरणीय त्यानहू के शब्दों को सुनकर गूही अपने रास्ते पर रुक गया और फिर उदासीनता से बोला, अपने पुनरुत्थान के बाद आपको 2 साल तक मेरे पीछे चलना होगा। इन 2 वर्षों के दौरान आपको वह सब करना होगा जो मैं आपसे मांगूं। 2 साल। गूही की मांग सुनकर आदरणीय त्यानहू ने ज्यादा विरोध नहीं दिखाया। उसे लगा कि यह कुछ हद तक कम है। वह अनगिनत वर्षों से इस स्थान पर था। अगर गूही इस बार नहीं आते तो अगले 3 या 4 सालों में उनकी बची हुई आत्मा इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाती। इस तरह उनके सामने पुनरुत्थान का मौका होने पर 2 साल, 10 साल, 100 साल की बात तो दूर, वे शायद सहमत हो जाते। आदरणीय गू, मैं याओ त्यानहू अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ, अगर आप मुझे पुनर्जीवित कर सकते हैं तो मैं 2 साल तक आपका अनुसरण करूंगा। आदरणीय त्यानहू ने बहुत गंभीरता से कहा। गूही ने अपने हाथ में सफेद स्टोरेज रिंग की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, उस स्थिति में आप अस्थायी रूप से इस रिंग में रहेंगे और हम तुरंत चले जाएंगे। कृपया आदरणीय गू, मेरी लाश को भी अपने साथ ले जाएं। आदरणीय त्यानहू ने एक आखिरी अनुरोध किया।
ठीक है। गूहे ने हल्के से सिर हिलाया और उनके हाथ की एक लहर के साथ जमीन पर पड़ी लाश सफेद स्टोरेज रिंग में उड़ गई। इसके बाद आदरणीय त्यानहु की आत्मा प्रकाश की एक किरण में बदल गई और रिंग में प्रवेश कर गई। युवा अग्नि प्राप्त हो गई है। अब प्राचीन सम्राट के गुफा निवास के स्थान की खोज करने का समय है, गूहे ने खुद से कहा। फिर अपना पैर उठाया और सफेद प्रकाश चक्र से बाहर निकल गया, क्योंकि उसके सामने की दुनिया एक बार फिर लाल लावा के समुद्र में बदल गई। प्रकाश चक्र को छोड़कर गूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे की ओर अपनी गति तेज कर दी। सफेद घेरे के अंदर आदरणीय त्यानहु गूहे की हरकत को महसूस करते हुए कुछ सोचने लगे और उनके चेहरे पर एक ऐसा डर दिखाई दिया जिसे छिपाना मुश्किल था। काफी देर बाद आदरणीय त्यानहु अपने होश में आए और चेतावनी दी, आदरणीय गू, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप आगे और नीचे न जाएं। ओह, ऐसा लगता है कि आप कुछ जानते हैं, गूहे ने दिलचस्पी से पूछा। आदरणीय त्यानहु ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जब मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया था तो मैंने नीचे एक भयानक उपस्थिति का स्पष्ट रूप से पता लगाया था। इसलिए मेरे पास एक साहसिक अनुमान है। क्या ये रहस्यमय ज्वाला छिपकलियां मैग्मा के तल पर संरक्षकों के समान हो सकती हैं? तुम्हारी यह बात सुनकर मैं नीचे की दुनिया के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया हूँ। गूहे के मुंह पर मुस्कान आ गई और उसने नीचे की ओर अपनी गति बढ़ा दी। आह, गूहे के लापरवाह व्यवहार को देखकर आदरणीय त्यानहु ने एक आह भरी, मानो भाग्य को नकार दिया हो। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही गूहे गोता लगाता रहा, मैग्मा की दुनिया में ट्रक जितनी बड़ी लाल पुतलियां उस पर केंद्रित हो गईं। इस आभा को महसूस करते हुए रिंग के अंदर आदरणीय त्यानहु कुछ उत्साहित हो गए और बोले, उस समय मेरा सामना इतने बड़े आदमी से हुआ था। अगर स्वर्गीय ज्वाला को निगलने से हुई चोट के कारण मेरी ताकत कमजोर न होती तो शायद मैं उसे मार सकता था। चलो, तुम्हारे पुनर्जीवित होने के बाद उससे लड़ते हैं। अभी के लिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहने के बाद गूहे ने अपने आप से सोचा, आरोहण कदम। अगले ही पल उसका शरीर विशालकाय ज्वाला छिपकली की नजरों से तुरंत गायब हो गया। आरोहण कदम का लगातार उपयोग करना गूहे की दुखी हुई पर एक बड़ा बोझ था। सौभाग्य से गूहे ने इसके लिए तैयारी कर रखी थी। जब भी उसकी दुखी आदि खत्म हो जाती थी तो वह हमेशा अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से भरने के लिए समय पर एक औषधीय गोली निकाल लेता था। अब तक मैग्मा स्पेस में अनगिनत ज्वाला छिपकलियां अपने क्षेत्र में गूहे के घुसपैठ के बारे में जान चुकी थी और कई आकृतियां मैग्मा में उसे खोज रही थी। डॉट डॉट डॉट। लंबी चढ़ाई के दौरान गूहे ने कुछ गहरे रंग के मैग्मा का एक पैच देखा। इस गहरे रंग के मैग्मा को देखकर गूहे के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। हालांकि उस समय जहां गूहे था वहां से कुछ ही दूरी पर दो दूधिया सफेद छिपकली पुरुषों ने उसे देखा। ये दोनों छिपकली पुरुष दूसरों की तुलना में बहुत बूढ़े लग रहे थे और उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा भयानक थी। गूहे के घुसपैठ को देखकर छिपकली पुरुषों में से एक अचानक मानव भाषा में बोला, मानव, ये देवताओं का कब्रिस्तान है, ऐसी जगह नहीं जहां तुम्हें आना चाहिए। तुरंत चले जाओ, या अगर तुमने संरक्षक को जगाया तो तुम हमेशा के लिए यहाँ दफन हो जाओगे। अध्याय 267, पुराना ड्रैगन सम्राट, देवताओं का कब्रिस्तान। यह आवाज सुनकर गूहे को और भी यकीन हो गया कि प्राचीन सम्राट का गुफा निवास नीचे था। इस विचार ने ही गूहे के दिल में उत्साह भर दिया। अपने होठों को चाटते हुए उसने नीचे अंधेरे धुंधले मैग्मा को देखा, जहां अंतहीन गहराई में कुछ भयानक छिपा हुआ लग रहा था। यही वो जगह होगी जहां ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन कबीले के पुराने ड्रैगन सम्राट हैं, गूहे ने खुद से सोचा। उस पल उसने अचानक अपने पीछे से एक बेहद खतरनाक आभा को आते हुए महसूस किया। बिना किसी सोच विचार के गूहे ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से आरोही चरणों को सक्रिय कर दिया और अपने मूल स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल जहां गूहे खड़ा था, एक विनाशकारी ऊर्जा फूट पड़ी जिसने तुरंत मैग्मा समुद्र के तल पर हजारों फीट की मैग्मा लहरें उठा दी। मूर्ख इंसान मौत को आमंत्रित कर रहा है। गूहे के गायब होने पर ध्यान देते हुए अचानक 1000 फीट ऊंची लहरों के भीतर से एक क्रोधित आवाज आई। मैग्मा के भीतर गूहे पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह जितना गहरा गया उतना ही वह घबरा गया। इस मैग्मा समुद्र की गहराई उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, एक ऐसा कारनामा जो मानवीय क्षमता से परे लग रहा था। केवल उस स्तर के किसी व्यक्ति के पास ऐसी क्षमता होगी, उसने एक आह भरते हुए खुद से सोचा। बिना थके नीचे उतरते हुए उसके आसपास का मैग्मा अनजाने में लाल रंग से गहरे काले रंग में बदल गया था। जैसे जैसे मैग्मा गहरा काला होता गया, गूहे की गति काफी धीमी हो गई। कारण ये था कि यहाँ मैग्मा की गर्मी से उसकी जान को खतरा था। अगर यह कोई साधारण डू वेनेरेट होता तो वे इस जगह के करीब नहीं पहुंच पाते। मैग्मा को अलग करने और दिव्य अग्नि तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए फॉल इन हॉट फ्लेम पर भरोसा करते हुए गूहे मुश्किल से खुद को संभाल पाए। आदरणीय स्काईफायर, मैं अब रिंग को अस्थायी रूप से सील कर दूंगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें न जानना ही आपके लिए बेहतर है। गूहे ने अचानक रिंग में मौजूद वेनेरेबल स्काईफायर को अपनी आवाज सुनाई। समझ गए बूढ़े आदमी, वेनेरेबल स्काईफायर ने सिर हिलाया। अगले ही पल गूहे ने रिंग में आत्मा की शक्ति को ठीक करने में सक्षम एक तीसरे क्रम की आध्यात्मिक दवा फेंकी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यह आध्यात्मिक दवा आपकी आत्मा को 20 साल तक नष्ट होने से भी बचा सकती है। इन शब्दों के साथ गूहे ने तुरंत रिंग के बाहर कई सील लगाई, जिससे वेनेरेबल स्काईफायर की चेतना रिंग के भीतर पूरी तरह से अलग हो गई। ये सब करने के बाद उसने अपने सामने मौजूद मैग्मा का फिर से मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। उसकी धारणा में यह मैग्मा का अंत लग रहा था, फिर भी उसने जो देखा वह अभी भी मैग्मा का एक अंतहीन समुद्र था। मेरी याददाश्त में यहाँ एक और जगह होनी चाहिए, गूहे ने बड़बड़ाया। फिर धीरे धीरे आगे मैग्मा में कदम रखा। जैसे ही गूहे का पैर मैग्मा में प्रवेश किया, उसमें से लहरें निकली और उसका पैर गायब हो गया, जैसे कि वह किसी स्थानिक विसंगति में प्रवेश कर गया हो। वास्तव में मैग्मा के नीचे एक जगह छिपी हुई है। भले ही गूहे तैयार था, लेकिन वह इस रहस्योद्घाटन से हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका। मैग्मा समुद्र के तल पर एक जगह बनाना अकल्पनीय था, तो उसे प्राचीन सम्राट वास्तव में भयानक। बिना किसी हिचकिचाहट के एक गहरी सांस लेते हुए गूहे आगे बढ़ा, मैग्मा के तल पर जगह में प्रवेश किया।
जैसे ही गूही रहस्यमयी जगह में घुसा, उसके कानों में बहने वाली मैग्मा की आवाज अचानक रुक गई। गूही के सामने जो दिखाई दिया वह एक अंतहीन अंधेरा और खामोश जगह थी, एक ऐसी जगह जो अनगिनत युगों से शांत थी, एक प्राचीन और परिवर्तनशील आभा से भरी हुई थी। गूही की नजर धीरे धीरे उस जगह पर घूमी, उसे खालीपन के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और सावधानी से आगे बढ़ गया। लगभग कुछ मिनटों तक विशाल खालीपन में उड़ते हुए गूही अचानक रुक गया। उसकी नजर दूर की रोशनी पर टिकी थी, दूर से उभरती हुई एक चमक। बिना किसी हिचकिचाहट के गूही रोशनी की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब आया, चमक के भीतर के विवरण नजर आने लगे। यह एक पत्थर का द्वार था, हजारों फीट ऊंचा एक विशाल पत्थर का द्वार। द्वार विशाल स्थान में चुपचाप खड़ा था, अनंत काल का लग रहा था। एक प्राचीन और जंगली आभा धीरे धीरे उससे फैल रही थी, जो पूरी दुनिया में फैल रही थी। पत्थर के द्वार के सामने एक उतना ही विशाल चौक था। हालांकि गूही की नजर प्राचीन द्वार से बहुत दूर एक जगह पर टिकी हुई थी। वह अंधेरे स्थान में इस विचित्र दृश्य को निःशब्द देखता रहा। कुछ पलों के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। राजसी द्वार के सामने खड़े होकर गूही को चींटी की तरह तुच्छ महसूस हुआ। उसके दिल में अनायास ही विस्मय की भावना उभर रही थी, लेकिन फिर वो सतर्क हो गया। उसकी आंखें सावधानी से भर गईं। सोचने पर प्राचीन सम्राट के गुफा निवास के सामने सिर्फ पत्थर का द्वार ही मेरे अंदर इतना बेकाबू आवेग पैदा कर सकता है। ये स्थान वास्तव में रहस्यमय और अप्रत्याशित है। ... गूही की नजर पत्थर के द्वार पर टिकी रही, अंततः शीर्ष पर जाकर टिकी जहां 4 प्राचीन अक्षर अंकित थे। इन अक्षरों को देखकर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। प्राचीन सम्राट का गुफा निवास। प्राचीन लिपि अत्यधिक अलंकृत नहीं थी, लेकिन इसकी सादगी के भीतर एक अंतहीन राजसीपन छिपा था जो स्वर्ग और पृथ्वी पर राज करता हुआ प्रतीत होता था। मैंने अंततः तुम्हें पा लिया। उन 4 प्राचीन पात्रों को देखते हुए गूही के होठों पर मुस्कान फैल गई। हालांकि मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी, इससे पहले कि उसे ठंडक महसूस हो, मानो कोई उसे देख रहा हो। इस एहसास ने गूही के हाव भाव को गंभीर बना दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने धीरे धीरे नीचे देखा, साथ ही साथ अपनी उंगलियों से आग का एक स्तंभ छोड़ा। अंधेरे स्थान में आग की रोशनी खिल उठी, लेकिन उस पर गूही की नजर जम गई। वह नीचे की जगह को खाली देखता रहा। उसका खून बर्फ में बदलता हुआ लग रहा था। यह क्या है? खामोश जगह में गूही को लगा कि उसकी खोपड़ी फट गई है। चमकदार आग की रोशनी ने उस जगह को रोशन कर दिया, मानो 10,000 सालों से अंधेरा हो। हालांकि आग की रोशनी की तुलना में गूही अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, और इस ठंडक का स्रोत नीचे की अंधेरी जगह में एक विशाल प्राणी था। यह एक अवर्णनीय रूप से विशाल प्राणी था, जो अंधेरे शून्य में कुंडलित गतिहीन था। गूही की निगाहें उसके शरीर पर टिकी रहीं, लेकिन जब दूरी में अंधेरे के कारण उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया, तो भी वह उसका अंत नहीं देख सका। अध्याय 268 झूकुन। ये रहस्यमय प्राणी, जिसका शरीर बैंगनी सोने में चमक रहा था, बर्फीले शल्कों से ढका हुआ था, जो स्टील जैसी जोरदार सनसनी दे रहा था। गूही शून्य में मदरा रहा था। उसकी दृष्टि प्राणी की संपूर्णता को समाहित करने में असमर्थ थी। कोई केवल इस प्राणी के अविश्वसनीय आकार की कल्पना कर सकता था। शायद हजारों ब्लैक स्केल कोल्ड फ्लड ड्रैगन की संयुक्त मात्रा इसकी विशालता की तुलना नहीं कर सकती। सभी मानसिक तैयारी के बावजूद अचानक यह एहसास कि इतना विशाल प्राणी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने में सक्षम है, नीचे अंधेरे में कुंडलित था। गूही के भीतर अभी भी एक झटका लगा। अपने भीतर की उथल पुथल को दबाते हुए गूही ने नीचे रहस्यमय प्राणी को ध्यान से देखा। इस समय गूही की उपस्थिति को महसूस करते हुए विशालकाय प्राणी का शरीर सूक्ष्म रूप से कांप उठा। हिस! अगले ही पल लंबे समय से बंद विशाल आंखों की एक जोड़ी अचानक अंधेरे शून्य में खुल गई। ये आंखें हल्की लाल थी, पुतलियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी और गूही से सैकड़ों गुना बड़ी थी। खुलते ही ये आंखें गूही पर टिक गई और साथ ही दबाव के एक अत्यधिक भय ने उसे घेर लिया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। उस भयानक दबाव के तहत गूही के मन में प्रतिरोध का कोई विचार नहीं आया और वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। घुसपैठिए, क्या तुम्हारे पास प्राचीन जैद है? अचानक एक आवाज गूंजी, जिससे पूरा स्थान कांप उठा। यह आवाज सुनकर गूही ने अंधेरे में बड़ी आंखों की जोड़ी पर नजर डाली, जो बिना किसी उतार चढ़ाव के उसे ठंडे और उदासीन भाव से घूर रही थी। मेरे पास प्राचीन जैद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। प्राचीन जैद नहीं है? गूही ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि अचानक उस प्राणी ने उसे बीच में रोक दिया। उन विशाल आंखों से निराशा और ठंडी हत्या की भावना निकल रही थी। अच्छा नहीं। इस मनोदशा को महसूस करते हुए गूही का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से जियान से प्राप्त ताजा लाल रक्त की एक बूंद निकाली। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो यहीं रहो। उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी और फिर पूरा स्थान हिंसक रूप से हिल गया, जैसे एक चमकदार बैंगनी सुनहरी सी गूही की ओर तेजी से फटी। झूकुन, क्या तुम अपनी बेटी की गंध नहीं पहचानते? बैंगनी सुनहरी सील के हमले के तहत गूही के चारों ओर का स्थान पूरी तरह से सील हो गया, जिससे वह स्थिर हो गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में गूही ने इन शब्दों को चिल्लाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगभग समाप्त कर दी। अगले ही पल जैसे ही बैंगनी सुनहरी सील गूही को नष्ट करने वाली थी, वह अचानक टूट गई और जियान के खून की बूंद जिसे गूही ने बाहर निकाला था, किसी तरह नीचे के विशाल प्राणी द्वारा एकत्र कर ली गई। मेरे बच्चे की गंध! जब गूही ने राहत की सांस ली तो आश्चर्य से भरी एक आवाज उसके कानों में घुसी। बोलो, मेरे बच्चे का खून तुम्हारे पास कैसे है और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हालांकि उसके बाद एक गुस्से वाली आवाज आई। झूकुन, तुम्हारी बेटी अब मेरी शिष्या है। जहां तक तुम्हारे अस्तित्व के बारे में मुझे पता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अंतरिक्ष को चीर देने वाली इस भयानक दहाड़ का सामना करते हुए गूही ने शांति से कहा, मेरी बेटी तुम्हारी शिष्या है। हालांकि गूही के शब्दों पर संदेह से भरे हुए झूकुन के पास इस समय उन्हें सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी अब कहाँ है? झूकुन ने उत्सुकता से पूछा।
बूहे ने शांति से उत्तर दिया, तुम्हारी बेटी बहुत सुरक्षित जगह पर है। जब झूकुन को जियान के अस्तित्व का पता चला तो बूहे को पता था कि उसने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया है। एक बहुत ही सुरक्षित जगह, वह कहाँ है? झूकुन ने धीरे से बड़बड़ाया, उसकी आवाज अभी भी बहुत बड़ी थी। आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यह आपके किसी काम का नहीं होगा, बूहे ने दृढ़ता से कहा। क्या आपको लगता है कि मेरी बेटी के सार रक्त के साथ मैं आपको छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? 2 बार पूछने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलने पर झूकुन का स्वर गहरा होने लगा। क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेंगे? आप अब इस प्राचीन सम्राट के गुफा निवास को भी नहीं छोड़ सकते। खतरे का सामना करते हुए बूहे की नजर बिना किसी डर के विशाल पुतलियों से मिली। सोचना कि यह व्यक्ति जानता है कि मैं प्राचीन सम्राट के गुफा निवास को नहीं छोड़ सकता। बूहे के शब्दों को सुनकर झूकुन बहुत हिल गया। ... आप वास्तव में कौन हैं? मैं अनगिनत सालों से यहाँ हूँ और यहाँ तक कि अतीत के लोग भी मुझे कुछ अपरिचित पाएंगे, फिर भी तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा नाम पुकारा। एक पल की चुप्पी के बाद झूकुन ने अपना गुस्सा दबाया और सोचा, मैं गूहे हूँ। बूहे ने शांति से उत्तर दिया। ... गूहे, उपनाम गू, क्या ये गू कबीले का कोई व्यक्ति हो सकता है? बूहे का नाम सुनकर झूकुन ने एक पल के लिए सोचा, उसकी विशाल आंखें फिर से बूहे पर घूम गईं। थोड़ी देर बाद झूकुन की आंखों में संदेह दिखा। अजीब बात है, तुम्हारे पास टूटी का वंश नहीं है, तुम गू कबीले से नहीं हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं गू कबीले से हूँ? गूहे है, इस दुनिया में एक अनोखा अस्तित्व है। झूकुन के संदेह भरे शब्दों को सुनकर बूहे ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? झूकुन ने पूछताछ जारी रखी। ठीक है झूकुन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई सवाल हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। आपको बस इतना जानना है कि आपकी बेटी अब मेरी शिष्या है और वह बहुत अच्छा कर रही है, बूहे ने धैर्यपूर्वक समझाया। बूहे की बातें सुनकर झूकुन फिर चुप हो गया। बहुत देर बाद झूकुन को एहसास हुआ और उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि तुम प्राचीन सम्राट की गुफा निवास के लिए यहाँ आए हो। दुर्भाग्य से प्राचीन सिर के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हालांकि प्राचीन सम्राट के गुफा निवास में मेरे लिए कुछ आकर्षण है, लेकिन यह मेरी यात्रा का उद्देश्य नहीं है, बूहे ने स्पष्ट रूप से कहा। अगर यह प्राचीन सम्राट का गुफा निवास नहीं है तो यह क्या है? झूकुन ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर बूहे ने हंसते हुए कहा, हे सच कहूं तो मैं यहाँ केवल तुओशे प्राचीन सम्राट के गुफा निवास को देखने आया था। हालांकि एक छोटी सी घटना के बाद मैंने ये देखने के लिए आपसे मिलने का सोचा कि क्या ऐसा कुछ है जो जियान की शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। जियान, क्या यह मेरे बच्चे का नाम है? उस पल जियान का नाम जानने पर झूकुन की रातसी आंखें लगभग तुरंत नर्म हो गईं। सही, बूहे ने सिर हिलाया। तुमने जो चीज बताई है जो जियान की शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन अगर एक दिन मुझे पता चला कि तुमने जो कहा है वह झूठ है, तो चाहे तुम स्वर्ग में चढ़ जाओ या धरती में समा जाओ, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अध्याय 269, ड्रैगन सम्राट का सार रक्त। मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ जो तुमने अभी बताया, वह चीज जो जियान की शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती है। हालांकि अगर एक दिन मुझे पता चलता है कि तुम्हारे शब्द झूठे हैं, चाहे वह स्वर्ग में हो या धरती में, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक उदास बयान के बाद झूकुन के विशाल शरीर से अचानक बैंगनी सुनहरी ऊर्जा का एक हिंसक उछाल फूट पड़ा। फिर उसकी 2 विशाल पुतलियों के बीच और थोड़ा ऊपर की ओर एक बड़ी दरार खुल गई, जिसमें से बैंगनी सुनहरे रक्त का एक फुटबॉल के आकार का समूह धीरे धीरे बह निकला। झूकुन के नियंत्रण में बैंगनी सुनहरे रक्त का ये समूह धीरे धीरे बूहे के सामने तैरने लगा। इस बैंगनी सुनहरे रक्त में निहित भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए इसकी विशाल आभा के साथ बूहे तुरंत उत्साहित हो गया। यह मेरा कुछ सार रक्त है जो हमारे वंशजों की रक्त रेखा शक्ति को मजबूत और विकसित करने में सक्षम है, झूकुन ने समझाया। बहुत बढ़िया झूकुन, ये देखते हुए कि तुम कितने सहयोगी हो, मैं तुम्हें कुछ और बातें बता सकता हूँ जो तुम जानना चाहते हो, बूहे ने ड्रैगन सम्राट के सार रक्त की बूंद प्राप्त करने के बाद बहुत संतुष्ट होकर कहा। बूहे के शब्दों को सुनकर झूकुन की विशाल पुतलियों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। एक पल के बाद उसने आह भरी और कहा, मैं अनगिनत वर्षों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, हमारे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान स्थिति से अनजान हूँ। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति? ड्रैगन सम्राट के प्रश्न को सुनकर बूहे ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति अब विखंडित हो गई है। एक बार एकीकृत प्राचीन ड्रैगन द्वीप को आपके लोगों ने पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर ड्रैगन द्वीपों में विभाजित कर दिया है। पूर्वी ड्रैगन द्वीप के अलावा अन्य 3 द्वीपों के ड्रैगन राजा सभी ड्रैगन सम्राट के पद के लिए लालच कर रहे हैं। इसके अलावा प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति में वर्तमान सबसे मजबूत या फिनिक्स कबीले से भी कमजोर है। बूहे ने प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान स्थिति का संक्षेप में वर्णन किया। क्या ये अक्षम मूर्ख? एक बार जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से उन्हें दंडित करूंगा। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की स्थिति के बारे में बूहे का वर्णन सुनकर झूकुन बहुत क्रोधित हो गया। हालांकि अपने गुस्से के बीच बूहे की पहचान के बारे में झूकुन की जिज्ञासा फिर से बढ़ गई। उसे मेरे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के छिपे हुए मामलों के बारे में कैसे पता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमारे यहाँ आया हो? आपको ड्रैगन द्वीप के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जियान की ताकत आवश्यकताओं को पूरा करती है तो मैं उसे प्रशिक्षण के लिए ड्रैगन सम्राट द्वीप पर ले जाऊंगा। फिर वह युवा ड्रैगन सम्राट का पद प्राप्त कर सकती है और खंडित ड्रैगन द्वीपों को एकीकृत कर सकती है, बूहे ने झूकुन के गुस्से भरे भाव को देखकर आत्मविश्वास से कहा। युवा ड्रैगन सम्राट? बूहे के शब्दों को सुनकर झूकुन ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरी बच्ची औसत प्रतिभा की है तो उसे इन कठिन कार्यों में मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे शिष्य भले ही प्रतिभाशाली न हो, मैं उन्हें एक प्रतिभाशाली बना सकता हूँ, खासकर जब से जियान पहले से ही अत्यधिक प्रतिभाशाली है, बूहे ने उदासीनता से कहा।
अब जब मैंने प्राचीन सम्राट की गुफा देख ली है और कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है जो जियान को उसकी वंशावली विकसित करने में मदद कर सकता है, तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद गूहे ने झूकुन को अलविदा कहना शुरू कर दिया। रुको, जैसे ही गूहे मुड़ने और जाने वाला था, झूकुन ने अचानक उसे पुकारा। अगर अगली बार मौका मिले तो क्या तुम जियान को मुझसे मिलने आने दोगे? झूकुन ने लगभग विनती भरे लहजे में कहा। नहीं, जियान को अभी तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। अगर उसे अचानक पता चले कि उसके पिता अभी भी जीवित हैं और इतने समय से जेल में बंद हैं, तो शायद वह उतनी खुश नहीं होगी। तुम उससे तभी मिल सकते हो जब तुम अपनी कैद से बाहर निकलोगे। गूहे ने झूकुन के अनुरोध को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। बोलने के बाद गूहे की आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई और बाहर निकल गई, जल्द ही अंतरिक्ष के अंत तक पहुंच गई। एक तेज चाल के साथ वह अंदर गया और फिर गायब हो गया। गूहे के जाने में झूकुन ने बाधा नहीं डाली। हालांकि गूहे के अंतरिक्ष से पूरी तरह चले जाने के बाद खामोश अंतरिक्ष में अचानक एक भयानक चीख गूंजी। झूकुन का विशाल शरीर, जो 1000 सालों से निष्क्रिय लग रहा था, अचानक उछला और हिंसक रूप से अंतरिक्ष से टकराया। हालांकि उसके हताश हमले के खिलाफ अंतरिक्ष केवल एक फीकी चमक के साथ झिलमिलाया, जिससे ये जेल की तरह मजबूत हो गया। तो शिव प्राचीन सम्राट, तुम कमीने! बहुत समय तक निरर्थक प्रयासों के बाद झूकुन ने अपने विशाल शरीर को घुमाया। उसकी विशाल आंखें अंतरिक्ष में तैरते हुए प्राचीन पत्थर के दरवाजे पर विषैली नजर से घूर रही थीं। क्रोध की उसकी अनिच्छा से दहाड़ अंतरिक्ष में अंतहीन रूप से गूंज रही थी। हालांकि उसके चिल्लाने के सामने प्राचीन पत्थर का दरवाजा चुप रहा, मानो वह अनादिकाल से ऐसा ही था। उस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलते ही गूहे ने अपने पीछे की जगह से एक असामान्य आवाज सुनी। झूकुन वास्तव में एक दयनीय व्यक्ति है, लेकिन अब प्राचीन सिर के बिना उसे केवल प्राचीन सम्राट के लिए कब्र रक्षक के रूप में सेवा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अपना सिर हिलाते हुए गूहे ने अंधेरे मैग्मा के साथ ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह ऊपर की ओर उड़ रहा था, गूहे ने पहले की तरह ही उसी विधि का उपयोग करना जारी रखा। बार बार आरोहण कदम डालकर ज्वाला छिपकली कबीले के लोगों के बार बार पीछा करने से बचते हुए सफलतापूर्वक मैग्मा समुद्री क्षेत्र से बाहर निकल गया। आंतरिक प्रांगण में गूहे के कमरे में क्रॉसलेग बैठे हुए गूहे ने अचानक सिस्टम स्पेस से बैंगनी सुनहरे प्रकाश, फुटबॉल के आकार के झूकुन सार रक्त का समूह निकाला। फिर बैंगनी लेप्टो से घिरे ड्रैगन सम्राट का सार रक्त तुरंत उसमें समा गया। बैंगनी लेप्टो के निरंतर शोधन के तहत फुफकारने की आवाजें निकलती रहीं और फिर बैंगनी सुनहरे रक्त की मात्रा लगातार कम होने लगी, जब तक कि अंत में ये बैंगनी सुनहरे अंगूर जैसे ठोस कणों के समूह में बदल नहीं गया। इस समय गूहे ने सिस्टम स्पेस से 2 औषधीय जड़ी बूटियां निकाली, एक लाल और एक काली। दोनों जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के बाद ही उसने ड्रैगन सम्राट के सार रक्त से परिष्कृत अंगूर जैसे कणों को इसमें जोड़ा। ऐसा करने के बाद गूहे फिर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। शिक्षक! आंगन में जियान और हान यू तुरंत उत्साह से गूहे का अभिवादन करने के लिए दौड़े जब वह दरवाजे से बाहर आया। गुरुजी, इस बार फिर से आपका एकांतवास इतना लंबा क्यों था? मुझे 2 दिनों से कोई आध्यात्मिक दवा या गोली खाने को नहीं मिली है और मैं लगभग भूख से मर रहा हूँ। जियान गूहे के पैर से लिपट गया, एक दयनीय भाव बनाते हुए। तुम! जियान की शक्ल देखकर गूहे की आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दी। फिर उसके हाथ में एक काली और लाल गोली दिखाई दी। गुरुजी, ये किस आध्यात्मिक फल से बना है? मुझे इससे एक बहुत ही परिचित आभा क्यों आ रही है? गूहे द्वारा दी गई गोली को पकड़े हुए जियान ने अपनी आंखें चौड़ी की और उत्सुकता से पूछा। हालांकि यह एक औषधीय गोली नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव पिछली गोली की समान है जो आपने ली थी, गूहे ने सहजता से समझाया। क्या ऐसा है? जियान ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो, फिर अपनी उंगलियां फुरफुराई और गोली अपने मुंह में डाल ली। अध्याय 270 जियान की उन्नति। जैसे ही जियान ने काली और लाल गोली अपने मुंह में भरी, गूहे को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। डिंग! ये पता चला है कि मेजबान ने अपने 5वें शिष्य जियान को प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के डूसेंट पी के उद्धा सार रक्त की एक बूंद उपहार में दी है। ड्रैगन सम्राट सार रक्त की एक बूंद प्राप्त करके 10,000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ड्रैगन सम्राट सार रक्त। ये संदेश प्राप्त करने पर गूहे का मन तुरंत सिस्टम स्पेस में चला गया, जहां उसने एक आधा मीटर बड़ा पूरी तरह से सुनहरा तरल तैरता हुआ देखा, जो एक अत्यंत भयानक और अजीब ऊर्जा को धीरे धीरे फैला रहा था। ड्रैगन सम्राट सार रक्त, ड्रैगन कबीले की डू सम्राट क्षेत्र के पावर हाउस द्वारा छोड़ा गया सार रक्त। एक डू सम्राट की रिक्त रेखा वंशजों की प्रतिभा को बहुत बढ़ा सकती है। ये चीज मुझे ज्यादा काम की नहीं लगती, मैं किसी ड्रैगन सम्राट का वंशज नहीं हूँ। एक पल के लिए विचार करने के बाद गूहे को अचानक 9 टर्न्स क्लोन तकनीक के स्क्रॉल पर छोटे पाठ की एक पंक्ति याद आ गई। ऐसा लग रहा था कि स्क्रॉल में क्लोन को परिष्कृत करने के लिए अन्य प्राणियों की सार रक्त का उपयोग करने की संभावना का उल्लेख किया गया था। अगर कोई मौका है तो क्लोन को परिष्कृत करने के लिए इस ड्रैगन सम्राट सार रक्त का उपयोग करने की कोशिश करना सार्थक हो सकता है। एक योजना को ध्यान में रखते हुए गूहे की चेतना सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गई। हालांकि इस समय गूहे ने अचानक देखा कि जियान का रंग किसी बिंदु पर लाल हो गया था। शिक्षक, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जियान की कोमल आवाज में घबराहट का संकेत था। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। शिक्षक, बहन जियान को क्या हो गया है? पास खड़ी हान यू ने चिंतित भाव से उत्सुकता से पूछा। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन ने अभी बहुत सारी आध्यात्मिक दवाएं खा ली हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा का अत्यधिक संचय हो गया है जो पच नहीं पाया है, गूहे ने समझाया। गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। अपनी बहन को बैठने में मदद करो और मैं उसे इस शक्ति को पचाने में मदद करूंगा, गूहे ने धीरे से कहा। गूहे के निर्देशों का पालन करते हुए हान यू ने जल्दी से ऐसा किया। अगले ही पल गूहे ने अचानक अपनी आत्मा शक्ति से बैंगनी लिप्टों की कई किस्में लपेट ली और जियान के शरीर में प्रवेश कर गए, जो क्रॉसलेग बैठा था।
अपनी आत्मा शक्ति के अवलोकन के माध्यम से गूहे ने पाया कि जियान के प्रत्येक मेरिडियन में अपचित ऊर्जा की एक मोटी परत थी। ड्रैगन सम्राट के सार रक्त ने जियान के शरीर में प्रवेश करने पर न केवल उसकी रक्त रेखा शक्ति को विकसित किया, बल्कि इन ऊर्जाओं को परिष्कृत और अवशोषित करने की उसकी शरीर की क्षमता को भी उत्तेजित किया। हालांकि जियान के मेरिडियन में जमा ऊर्जा बहुत अधिक थी और वह इसे थोड़े समय में अपने आप पचाने में असमर्थ थी। यही वजह है कि उसने अचानक ये लक्षण प्रदर्शित किए। थोड़ा पेटू, बहुत ज्यादा खा लिया, अब तुम इसे पचा नहीं सकते हो। जियान के मेरिडियन में स्थिति को देखने के बाद गूहे ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अगले ही पल गूहे ने बैंगनी लेप्टों को नियंत्रित किया। जियान की मेरिडियन के माध्यम से आगे बढ़ते हुए सभी विशेष रूप से मोटी ऊर्जाओं को शुद्ध ऊर्जा में परिष्कृत किया, जो सीधे शरीर द्वारा अवशोषित की जा सकती थी। परिष्कृत विशाल ऊर्जा जियान की मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित होने लगी, धीरे धीरे कुछ संकीर्ण मेरिडियन का विस्तार करने लगी। धीरे धीरे जियान के शरीर से बैंगनी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ... कई घंटों बाद गूहे ने अचानक बैंगनी लेप्टों को वापस ले लिया। इस समय जियान के चेहरे पर गुलाबी रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। बूम! अचानक जियान के शरीर से एक सुस्त आवाज आने के साथ उसकी आभा धीरे धीरे ऊपर उठी और निकलने वाली बैंगनी सुनहरी रोशनी और भी चमकदार हो गई। हे, ऐसा लगता है कि इस बार इसे छिपाया नहीं जा सकता। आसपास की रुकी हुई में बदलाव देखकर गूहे ने लगातार कई मोहरे लगाते हुए हंसी उड़ाई। तुरंत कमरे और पूरे आंगन को ढांकने वाली मोहरे गायब हो गई। जैसे ही सील गायब हो गई, आसपास की रुकी हुई पागलों की तरह उस कमरे की ओर बढ़ने लगी जहां गूहे था। अभिसरण की गति तेज हो गई और ऊर्जा में उतार चढ़ाव लगभग आधे आंतरिक प्रांगण में फैल गया। रुकी हुई अचानक इस तरह उबलने लगी है, कोई दू सम्राट के पास घुसने वाला है। आंतरिक प्रांगण के भीतर एक अध्ययन कक्ष के अंदर उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए एक काली आकृति कमरे से तेजी से बाहर निकली। उसी समय आंतरिक प्रांगण के अन्य भागों में दर्जनों आकृतियां भी अलग अलग स्थानों से बाहर निकली। इसके तुरंत बाद आंतरिक प्रांगण में बैठे छात्रों ने भी गूहे के प्रांगण के ऊपर आकाश की ओर हैरान भाव से देखा। वहां कई मीटर चौड़ा एक विशाल ऊर्जा भावर सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। हाल ही में आंतरिक प्रांगण में होने वाली प्रमुख घटनाओं को देखते हुए छात्रों को इस घटना से बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। कौन दू सम्राट तक पहुंच रहा है जिसके लिए इतनी विशाल डूक्यूई की आवश्यकता है? आकाश में विशाल ऊर्जा भावर को देखकर सुकियान, जो पहले पहुंची थी, कुछ हद तक स्तब्ध महसूस किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि सुकियान ने डूवान से दू सम्राट तक की उन्नति का अनुभव किया था, लेकिन उस प्रक्रिया में वास्तव में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। लेकिन यह ऐसा नहीं था लगभग पागलों की तरह डूक्यूई को लूटना, है न? यह एल्डर गूहे का प्रांगण है। बड़े गूहे पहले ही दो सम्राट तक पहुंच चुके हैं, इसलिए अब केवल जियान ही आगे निकल सकता है। क्या ये वास्तव में जियान ही आगे निकल सकता है? जियान की पृष्ठभूमि को याद करते हुए सुकियान को कुछ राहत महसूस हुई। आंतरिक प्रांगण के बुजुर्गों और छात्रों की चौकस निगाहों के सामने विशाल ऊर्जा भंवर अपनी भयंकर गति के बावजूद लंबे समय तक नहीं टिक पाया। 3 घंटे से भी कम समय में ऊर्जा भंवर विलीन होने लगा। क्या ऊर्जा भंवर इतनी जल्दी गायब हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि जियान आगे बढ़ने में विफल रहा? जब सुकियान आकाश में विचार कर रही थी तो गूहे के प्रांगण के भीतर से एक तेज आवाज आई। इसके बाद जिस कमरे में गूहे था उसे किसी चीज से टकराया गया था, जिससे पूरा कमरा उड़ गया। गिरे हुए मलबे के बीच 3 आकृतियां उभरी और उसी समय फटकार की एक असहाय आवाज सुकियान के कानों तक पहुंची। मैंने तुम्हारे शरीर में संचित ऊर्जा को परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करने के लिए सारी परेशानियां झेली और बदले में तुमने अपने शिक्षक के घर को तहस नहस कर दिया। खाने के बाद पचाने के लिए तुम्हें याद दिला रहा हूँ। ... बड़े गूहे! सुकियान तेजी से नीचे उतरी और जल्द ही गूहे और अन्य लोगों के सामने पहुंच गई। गूहे का अभिवादन करने के बाद उसकी नजर जल्दी से जियान की ओर चली गई। वह वास्तव में दू सम्राट तक पहुंच गई थी। जियान से दू सम्राट की आभा को महसूस करते हुए हालांकि सुकियान ने इसका अनुमान लगाया था, लेकिन जब इसकी पुष्टि हुई तो वह हिल गया। सिर्फ 1 महीने पहले जियान डूवान के स्तर पर भी नहीं थी, लेकिन अब वह पहले से ही दू सम्राट के दायरे में पहुंच गई थी। ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद दूसरों को बताया जाए तो यकीन न हो। सुकियान को उसका अभिवादन करते और फिर थोड़ा स्तब्ध होते देखकर गूहे ने सीधे कहा, बड़े, आप भी इस लड़की की सफलता से पैदा हुए हंगामे से आकर्षित हुए थे, है न? हाँ। गूहे की बातें सुनकर सुकियान ने पहले सिर हिलाया, फिर बहुत उत्साह से पूछा, बड़े गूहे, आपने ये कैसे किया? कैसे से आपका क्या मतलब है? गूहे कुछ हद तक हैरान था। सिर्फ 1 महीने में जियान दू सम्राट तक कैसे पहुंच गया? सुकियान ने उत्सुकता से पूछा। अध्याय 271, जियान की शक्ति में उछाल। हे एल्डर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह लड़की कितना खा सकती है। इतनी सारी गोलियां और उसके शरीर में जमा आध्यात्मिक दवाओं की ऊर्जा अचानक से निकल जाने के कारण उसकी शक्ति में उछाल आना स्वाभाविक है। गूहे ने सुकियान के सवाल के जवाब में लापरवाही से बहाना बनाया। सुकियान स्वाभाविक रूप से गूहे के शब्दों में औपचारिकता का भाव समझ सकता था। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और सुकियान आगे और नहीं जानना चाहता था। इसके अलावा वह देख सकता था कि जियान की काया के साथ इतनी तेज प्रगति उसके भविष्य के विकास को प्रभावित नहीं करेगी। ये सच है, जियान की विशेष काया के साथ ये वास्तव में संभव हो सकता है, सुकियान ने हंसते हुए कहा। चारों ओर देखने के बाद सुकियान ने अचानक गूहे से कहा, चूंकि एल्डर गूहे का घर ध्वस्त हो गया है, इसलिए मैं तुरंत किसी को बुलाकर इसकी मरम्मत करवाऊंगा। एल्डर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। सुकियान की बातें सुनकर गूहे ने जियान की ओर इशारा किया, जो शिकायत के भाव के साथ वहीं खड़ी थी, और कहा, उसे अपनी बनाई हुई गंदगी से निपटने दो। यह अच्छा लगता है। सुकियान ने गूहे के सुझाव पर सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी नजर जियान की ओर घुमाई। गूहे की बातें समझने के बाद जियान के चेहरे पर शिकायत का भाव तुरंत गायब हो गया। फिर उसने अपनी छोटी मुट्ठियां उठाई और अपनी अपरिपक्व आवाज में आश्वासन दिया, गुरु, बड़े, चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द घर को ठीक कर दूंगी।
बोलने के बाद जियान ने अचानक अपनी पीठ पर बैंगनी सुनहरे डूबी हुई पंखों की एक जोड़ी खोली और धीरे धीरे हवा में उठी। बहन, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जियान के हवा में उड़ने के बाद नीचे से हान यू की स्पष्ट और प्यारी आवाज आई। फिर हान यू ने भी अपने पीछे एक जोड़ी सफेद डूबी हुई पंख उगाए और जियान का पीछा किया। हान यू ने वास्तव में डू किंग तक भी अपनी पहुंच बना ली है। सुकियान का ध्यान जियान पर था, इसलिए उसने हान यू के साधना स्तर पर ध्यान नहीं दिया। हान यू को डूबी हुई पंख प्रकट करने में सक्षम देखकर उसका दिल एक बार फिर से हिल गया। हान यू हमेशा से प्रतिभाशाली रही है, बस उसे पहले नहीं खोजा गया था। गूहे ने सहजता से समझाया। बड़े गूहे विनम्र हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके पास अपने शिष्यों को पढ़ाने का एक असाधारण तरीका है। अकादमी के अन्य बुजुर्गों को वास्तव में आपसे सीखना चाहिए। सुकियान ने गूहे की ईमानदारी से प्रशंसा की। सुकियान की प्रशंसा सुनकर गूहे मुस्कुराए और सीधे कहा, बड़े मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं जिस चीज में सबसे अच्छा हूँ वह केवल कीमिया है, और ये गोलियां वास्तव में साधना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गूहे के शब्दों को सुनकर सुकियान की आंखों में समझ की चमक आ गई और उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं संकीर्ण सोच वाला था। एल्डर गूहे की स्थिति के अनुसार 7वें दर्जे के कीमियागर के लिए ये काम करना वाकई मुश्किल नहीं है। ये कहने के बाद सुकियान ने अचानक औषधीय सामग्री का एक गुच्छा निकाला। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। एल्डर गूहे, कृपया मेरी हिम्मत को माफ करें, लेकिन मैं 2 पूर्वज ब्रेकथ्रू गोलियों को परिष्कृत करने में आपकी मदद का अनुरोध करना चाहूंगा। पूर्वज ब्रेकथ्रू गोलियां आपके साधना स्तर के साथ। एल्डर, ये गोलियां किसी काम की नहीं है। ऐसा लगता है कि आप उन्हें अन्य बुजुर्गों के लिए तैयार कर रहे हैं जो डू सम्राट के शिखर पर पहुंच चुके हैं, गूहे ने हल्के से कहा। सुकियान ने सिर हिलाया, थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए। आप सही कह रहे हैं एल्डर गूहे, ये वो सामग्री है जिन्हें अकादमी में डू सम्राट के शिखर पर बैठे बुजुर्गों ने प्राप्त करने के लिए बहुत परेशानी उठाई है। चूंकि एल्डर ने इसका अनुरोध किया है, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अकादमी से फॉलन हॉट फ्लेम प्राप्त करने के बाद गूहे ने कुछ हद तक ऋणी महसूस किया, इसलिए कुछ छठी रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करना कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने बहुत उदारता से स्वीकार किया। धन्यवाद एल्डर गूहे। ये देखकर कि गूहे बिना किसी अनुनय के पूर्वज ब्रेकथ्रू गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए सहमत हो गए, सुकियान कुछ हद तक उत्साहित थे और गूहे के प्रति कृतज्ञता से भर गए। ... सुकियान के जाने के बाद जियान और हान यू आखिरकार रात होने से पहले गूहे के आंगन में लौट आए। हालांकि इस बार वे खाली हाथ वापस नहीं आए। शिक्षक, मैं वापस आ गया हूँ। ऊपर के आंगन में जियान की कुछ हद तक उत्साहित अपरिपक्व आवाज गूहे के कानों तक पहुंची। गूहे ने ऊपर देखा और लगभग 3 से 4 मीटर चौड़ी और 7 से 8 मीटर लंबी लकड़ी का एक बंडल जेड के ऊपर रखा हुआ देखा। यान के सिर को अपनी छोटी हथेलियों से थमे हुए थी। इन लकड़ियों का आयतन जियान के छोटे शरीर से दर्जनों गुना बड़ा था, फिर भी उसने उन्हें इतनी आसानी से उठा लिया। उसके बगल में हान यू ने सिर्फ 2 लकड़ियां पकड़ी हुई थी जो एक वयस्क की जांघ जितनी मोटी थी। इस विपरीतता को देखकर गूहे के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। गूहे की निगाहों के नीचे हवा में उड़ रही जियान ने अपने छोटे हाथों को आगे बढ़ाया और लकड़ियों का बड़ा बंडल आंगन में खुली जगह की ओर गिर गया। लकड़ियों को वापस जमीन पर रखने के बाद जियान ने अपने हाथों से ताली बजाई और आत्मविश्वास से गूहे से कहा, गुरु, इस बार मैं आपके लिए पिछले घर से कहीं बड़ा घर बनाऊंगी। जल्दबाजी न करें, मुझे आपको कुछ और बताना है। जियान के सिर को छूते हुए गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और? जियान ने गूहे को अपनी बड़ी हैरान आंखों से देखा। क्या तुम्हें याद है कि मैंने एक बार कहा था कि जब तक तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगा? गूहे ने पूछा, क्या कोई इनाम है? इस अप्रत्याशित खुशी के बारे में सुनकर जियान पहले तो चौंक गई, फिर कुछ हद तक उम्मीद से भर गई। तैयार रहो, मैं अब अपनी शक्ति तुम्हें हस्तांतरित करने जा रही हूँ। ये कहने के बाद गूहे ने सीधे जियान के माथे पर अपना हाथ रखा। सिस्टम, जियान को शक्ति हस्तांतरित करो। जैसे ही गूहे का मौनादेश दिया गया, गूहे की हथेली से जियान के शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई। एक बार पहले भी शक्ति हस्तांतरण का अनुभव करने के बाद इस बार जियान की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। उसने तुरंत अपना मन शांत किया और गूहे द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। ... बहन को फिर से इनाम मिल रहा है। मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी। अगले महीने शिक्षक से इनाम पाने का प्रयास करना होगा। जियान को उसका इनाम प्राप्त करते हुए देखकर पास खड़ी हान यू ने अपनी आंखों में गहरी ईर्ष्या दिखाई, साथ ही खुद को और अधिक प्रेरित महसूस किया। कुछ ही देर में जियान के शरीर से एक दबी हुई आवाज आई। उसकी आभा एक बार फिर से बढ़ गई। 1 सितारा डू सम्राट से सीधे 2 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गई। 2 सितारा डू सम्राट तक पहुंचने के बाद गूहे की शक्ति हस्तांतरण अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि भारी मात्रा में ऊर्जा तेजी से जियान के शरीर में प्रवाहित हुई। फिर जियान की आभा तेजी से 2 सितारा डू सम्राट के शिखर पर चढ़ गई और एक सफलता की तरह सफलतापूर्वक 3 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गई। 4 सितारा डू सम्राट। जब उसकी साधना 4 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंची, तभी जियान का चेहरा लाल होने लगा और उसके शरीर पर पसीना आने लगा। गुरु, बस इतना ही काफी है, मैं अब और नहीं रुक सकती। जैसे ही जियान के शब्द निकले, एक और दबी हुई आवाज आई और उसकी साधना का स्तर सीधे 5 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गया। इस समय गूहे ने भी समय पर सत्ता हस्तांतरण को काट दिया। अध्याय 272, साधना की भयावह वापसी। उसी समय गूहे के मन में एक सिस्टम अधिसूचना गूंजी। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान ने 5वें शिष्य जियान को 20 दिनों की साधना प्रदान की है। 2000 बार की वापसी को ट्रिगर करने और 108 साल की साधना प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। नोट, ये 108 साल की साधना एक 2 सितारा डू जून के अनुरूप है। 108 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है, कृपया इसे जांचें। मेजबान, 2000 बार की वापसी, 108 साल की साधना। सिस्टम की आवाज सुनकर गूहे चौंक गया। इस बार उसे जो शक्ति वापसी मिली वह वास्तव में भयानक थी।
एक 2 सितारा डोजून के लिए 108 साल की साधना उसे पहले मिले सभी शक्ति रिटर्न से भी ज्यादा हो सकती है। ये सोचते हुए बूहे की चेतना तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गई। सिस्टम स्पेस के अंदर बैंगनी ऊर्जा का 10 झाग बड़ा समूह तैर रहा था, जो न केवल पहले की तुलना में रंग में गहरा था, बल्कि पहले प्राप्त की गई सभी ऊर्जा की तुलना में आयतन में भी बहुत बड़ा था। अगर वह इस सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता तो बूहे संभावित रूप से मध्य चरण के डूजून पावर हाउस बनने के लिए छलांग लगा सकता था। इस विचार पर बूहे की सांसें कुछ तेज हो गईं। स्थिर एक गहरी सांस लेते हुए बूहे ने जबरन अपने दिल में उत्तेजना को दबा दिया। ... शिक्षक, आपको क्या हुआ है? क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं? बूहे की अजीब प्रतिक्रियाओं को देखकर ज़ियान की चमकदार काली आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। ये देखकर कि बूहे ने इतनी तेज सांसों और अपने चेहरे की मांसपेशियों में अजीब तरह से फड़कन के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ज़ियान और भी हैरान हो गया। इस बार मेरी साधना इतनी बढ़ गई है, गुरु को अत्यधिक शक्ति हानि से पीड़ित होना चाहिए। वो गुरु, ये सब ज़ियान की गलती है, मुझे आपसे शक्ति हस्तांतरण स्वीकार नहीं करना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए ज़ियान की आवाज़ में अचानक रोने की आवाज़ आई। बूहे ज़ियान के रोने की आवाज़ सुनकर तुरंत सिस्टम स्पेस से वापस आ गया। अपने सामने छोटे से आंसू भरे व्यक्ति को देखकर उसके दिल में गर्मजोशी की लहर महसूस हुई। ज़ियान को शिष्य के रूप में लेने के बाद से बूहे ने उसे 2 बार अपने लिए रोते हुए देखा था। पहली बार तब था जब ज़ियान लंबे समय तक बूहे को नहीं ढूंढ पाया था और उसे डर था कि अदृश्य अग्नि अजगर के कहर के दौरान उसके साथ कुछ हो गया है। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बूहे ने समय पर ज़ियान को जवाब नहीं दिया था, जिससे वह बेवजह चिंतित हो गई थी। बूहे ने ज़ियान की आंखों से आंसू पोंछे, एक कोमल मुस्कान दिखाते हुए, ज़ियान, तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम क्यों रो रहे हो? गुरु, आपको इतना शांत होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि शक्ति हस्तांतरण ने आप पर बहुत ज्यादा असर डाला है, मैं अब आपको शक्ति हस्तांतरित नहीं करने दूंगा। ज़ियान ने जोर से अपना फैसला सुनाया। उसे लगा कि बूहे की मुस्कान और शांत व्यवहार दिखावा है। अब मेरी शक्ति हस्तांतरण को स्वीकार नहीं करना, ऐसा कैसे हो सकता है? बूहे आंतरिक रूप से ज़ियान के फैसले से पूरी तरह असहमत थे। अब तक ज़ियान बूहे के अधीन सबसे उच्च साधना और सबसे मजबूत शरीर वाला शिष्य था और उसे वापस की गई शक्ति पहले से ही सभी अन्य शिष्यों की कुल शक्ति से ज्यादा थी। अब जब ज़ियान ने कहा कि वह अब उसकी शक्ति हस्तांतरण को स्वीकार नहीं करेगी, तो बूहे इसे कैसे सहन कर सकता था? ज़ियान, ऐसा लगता है कि तुमने वास्तव में अपने गुरु को गलत समझा है। मैं जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता हूँ वह थोड़ी खास है। समय समय पर थोड़ी शक्ति छोड़ने से मेरे शरीर में रुकी हुई ऊर्जा और अधिक ठोस हो सकती है और यह शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेगी। ज़ियान का मन बदलने के लिए बूहे ने बिना किसी शर्म या दिल की धड़कन के मौके पर ही एक कहानी गढ़ ली। बूहे की व्याख्या सुनकर ज़ियान ने अपनी बड़ी काली आंखों से उसे घूरा। ऐसा लग रहा था कि उसे बूहे की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें अपने शिक्षक की बातों पर विश्वास नहीं है? बूहे ने गंभीरता का दिखावा करते हुए पूछा। हालांकि बूहे ने गंभीर भाव बनाए, फिर भी ज़ियान ने अपना सिर इधर उधर हिलाया। स्थिति को देखते हुए बूहे के पास अपना तुरुप का पत्ता खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल बूहे ने अपनी पीठ मोड़ी और गहरी आवाज में कहा, अगर तुम अपने गुरु की बात पर भी विश्वास नहीं करते तो तुम्हें अब मेरा शिष्य होने की जरूरत नहीं है। क्या? बूहे के शब्दों को सुनकर ज़ियान की अभिव्यक्ति अचानक जम गई और ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ गिर गया हो। प्रतिक्रिया करते हुए उसने अपने छोटे कोमल हाथ से बूहे की पैंट की टांग को खींचा और फूट फूट कर रोने लगी। वो गुरु, कृपया ज़ियान को दूर न भेजें। इस बार ज़ियान पहले से भी ज्यादा जोर से रोई। ज़ियान के रोने की आवाज सुनकर बूहे, जो उससे दूर मुकर के खड़ी थी, उन शब्दों को कहने पर पछतावा किए बिना नहीं रह सकी। गुरु, कृपया बहन को माफ कर दो, कृपया उसे दूर न भेजें। बहन, जल्दी से कहो कि तुम गुरु की कही बात पर विश्वास करती हो। जब बूहे अपने पिछले बयान को वापस लेने के बारे में झिझक रही थी तो हान यू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जोर से विनती करने लगी। उनकी हरकतों से बूहे के सिर में झुंझुनी होने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि उसके 2 शिष्यों पर उसके अनौपचारिक शब्दों का क्या असर हो सकता है। हान यू की याद दिलाने के बाद ज़ियान ने नाक सिकुड़ी और फिर जल्दी से कहा, गुरु, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह सच है। ओह! ज़ियान की बातें सुनकर बूहे ने एक लंबी सांस छोड़ी, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। एक पल के लिए उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा हो जिसने कुछ गलत किया हो। छोटी लड़की, रोना बंद करो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा शिक्षक तुम्हें दूर भेजने का फैसला कैसे कर सकता है? बूहे ने एक बार फिर ज़ियान के चेहरे से आंसू पोंछे बहुत धीरे से बोला। ये कहने के बाद बूहे ने अचानक एक लाल और सफेद आध्यात्मिक दवा की गोली निकाली। ज़ियान के सामने गोली दिखाने के बाद उसकी शुरू में चकित आंखें तुरंत चमक उठी। अगले ही पल ज़ियान का छोटा हाथ तेजी से आगे बढ़ा, उसने बूहे के हाथ से गोली छीन ली और फिर उसे चबाने लगा। ज़ियान के गालों को फूला हुआ देखकर बूहे ने आखिरकार राहत की सांस ली। हान यू, उठो। ये देखकर कि ज़ियान शांत हो गया था, बूहे ने हान यू की ओर देखा और हल्के से कहा। उसी समय बूहे के दिमाग में एक और सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान ने अपने 5वें शिष्य को 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा की गोली दी है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने, 10,000 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा की गोलियां प्राप्त करने के लिए बधाई। 10,000 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा की गोलियां सिस्टम स्पेस में जमा हो गई हैं, कृपया इसे जांच लें। मेजबान। ये सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर बूहे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी ही उसे एहसास हुआ। ज़ियान के रोने और उपद्रव ने उसे मासिक रिटर्न सीमा के बारे में भुला दिया था। इसलिए जब उसने ज़ियान को वह आध्यात्मिक दवा की गोली दी तो सिस्टम ने स्वचालित रूप से एक आकलन किया। 10,000 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा की गोलियां 20,000 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बराबर हैं और यह शोधन के लिए आवश्यक समय भी बचाती हैं। ये सोचकर बूहे बहुत सहज था।
उसे वापसी के अवसरों में से एक का उपयोग करने के बारे में कोई पछतावा नहीं था। अध्याय 273 पीछे हटो। जियो यी जियान खतरे में। इन 10,000 आध्यात्मिक दवा की गोलियों से जियान के लिए कुछ महीनों तक खाना पर्याप्त होना चाहिए। ये सोचते हुए बूहे ने सिस्टम स्पेस से आध्यात्मिक दवा की लगभग आधी गोलियां निकाली और उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। ढेर किए गए बक्सों के ढेर जियान से भी ऊंचे थे। लकड़ी के बक्सों के ढेर को अचानक देखकर जियान ने उत्सुकता से एक को खोला और देखा। वाह, इतनी सारी आध्यात्मिक दवा की गोलियां। बक्से में रखी चीजों को देखने के बाद जियान ने आश्चर्य से कहा, फिर उत्सुकता से बाकी बक्सों को खोला और जांच की। गुरुजी, क्या ये सब मेरे लिए है? जियान जमीन पर बैठी और बक्से खोलती हुई बूही की ओर अपनी बड़ी काली आंखों से प्रत्याशा से भरी हुई देखी। तुम्हारे अलावा और कौन इन चीजों को खाना पसंद करता है? बूही ने स्पष्ट रूप से कहा। हे, ऐसा लगता है। अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए जियान ने ठहाका लगाया, फिर पीछे मुड़कर हानियू पर चिल्लाया, छोटी बहन आओ और मुझे गिनने में मदद करो कि कितने हैं। जियान के शब्दों को सुनकर हानियू ने संकोच नहीं किया और कुशलता से जियान को आध्यात्मिक दवा की गोलियों की संख्या गिनने में मदद करने के लिए नीचे बैठ गई। तभी बूही अचानक बोला, जियान, हानियू, अगली अवधि के लिए मुझे एकांतवास में जाने की जरूरत है। तुम्हें लगन से अभ्यास करना चाहिए और जब तक मैं बाहर आऊं तब तक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर से एकांतवास में जा रहे हो? इस बार यह कितना लंबा होगा? गुरु, निश्चिंत रहो और एकांतवास में जाओ। मैं बहन के नेतृत्व का पालन करते हुए लगन से अभ्यास करूंगा। बूही को एकांतवास में जाते हुए सुनकर जियान ने शिकायत की, जबकि हानियू बहुत समझदार थी। बूही के साधना स्तर के किसी व्यक्ति के लिए कई महीनों तक एकांतवास में जाना बिल्कुल सामान्य बात थी। खांसी, हानियू, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो और निश्चित रूप से अपनी बहन के उदाहरण का पालन मत करो। उनकी प्रतिक्रियाएं सुनकर बूही ने जल्दी से एक अनुस्मारक जोड़ा। शिक्षक, मुझसे सीखने में क्या बुराई है? मैं उसे गुमराह नहीं करूंगा, जियान ने कहा। ऐसा लगता है कि वह बूही के तिरस्कार को समझ रहा था। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। मैं अब जा रहा हूँ। जियान को गंभीर होते देख बूही ने आगे कुछ नहीं बताया और जल्दी से वहां से निकल जाने का फैसला किया। ये कहने के बाद बूही की आकृति प्रकाश की एक किरण में बदल गई और आंतरिक प्रांगण से बाहर निकल गई। ... आंतरिक प्रांगण के पीछे पहाड़ों में बूही ने अपने विश्राम स्थल के रूप में एक छोटी घाटी को चुना। अपने विश्राम स्थल को शुरू करने से पहले बूही ने घाटी और उसके आसपास के स्थान को सील करते हुए शून्य की ओर कई रहस्यमयी हाथ की मुहरें डाली। ये सब करने के बाद बूही घाटी के तल पर नीले पत्थर के एक टुकड़े पर बैठ गया। इस बार वह जिस ऊर्जा को अवशोषित करने वाला था वह पहले से कहीं अधिक भयानक थी। अपने अनुभव के बावजूद बूही को इसे बहुत सावधानी से लेना पड़ा। जब उसने खुद को सर्वश्रेष्ठ अवस्था में समायोजित कर लिया तो बूही ने मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम 122 वर्षों की साधना को एकीकृत करना शुरू करो। इसमें हानियू को शक्ति हस्तांतरित करने से वापस आए 14 वर्ष शामिल हैं। जैसे ही बूही ने बोलना समाप्त किया, सिस्टम स्पेस में बैंगनी ऊर्जा का विशाल समूह तुरंत एक पिंग पोंग बॉल के आकार में संकुचित हो गया और फिर अचानक बूही के शरीर के अंदर प्रकट हो गया। धमाका। जैसे ही यह भयानक ऊर्जा बूही के शरीर में प्रवेश करती है, उसके भीतर से एक दबी हुई आवाज निकलती है। जैसे ही ऊर्जा बूही के शरीर में प्रवेश करती है, ये बेतहाशा तबाही मचाने लगती है। हालांकि कई मौकों के अपने अनुभव के साथ बूही ने चतुराई से इसे 8 भागों में विभाजित कर दिया। ऊर्जा को विभाजित करने के बाद बूही की शक्तिशाली आत्मा शक्ति काम करने लगी। उन्होंने 8 बैंगनी लपटों को नियंत्रित करने के लिए आत्मा शक्ति के 8 धागों को सीधे विभाजित किया। उनका उपयोग अपने शरीर के भीतर विशाल ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए किया, जिससे शोधन प्रक्रिया में बहुत तेजी आई। बस एक पल में शुद्ध ऊर्जा की धाराएं बैंगनी ऊर्जा के 8 समूहों से अलग हो गई और फिर बूही के पूरे शरीर में उसके मेरिडियन में प्रवाहित हुई। इस ऊर्जा को अपने शरीर में विलीन होते हुए महसूस करते हुए बूही ने एक अवर्णनीय आरामदायक अनुभूति का अनुभव किया। जबकि बूही इस विशाल ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, दूर क्लाउड साम्राज्य में जियो यी जियान एक पीछा का सामना कर रहा था। क्लाउड एम्पायर के मध्य क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख शहर रोहिणी शहर का प्रबंधन 4 परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक के पास 2 किंग स्तर की शक्तियां थीं। रोहिणी शहर के भीतर लगभग किसी ने भी इन 4 प्रमुख परिवारों के सदस्यों को भड़काने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ दिनों पहले रोहिणी शहर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। हाल ही में कुख्यात जियाओ यी जियान ने 4 प्रमुख परिवारों में से 2 मा और वान परिवारों के औषधीय गोदामों में आग लगा दी, जिससे उनके दर्जनों सदस्य घायल हो गए। परिणामस्वरूप 4 परिवारों के प्रमुखों के बीच चर्चा के बाद उन्होंने उसकी हत्या के लिए जियाओ यी जियान पर इनाम रखने का फैसला किया। जल्द ही खबर आई कि जियाओ यी जियान को पास के एक छोटे शहर के डाकपोर्ट में देखा गया था। ये जानकारी मिलने पर 4 परिवारों ने तुरंत अपने कुलीन सदस्यों की एक बड़ी संख्या को जियाओ यी जियान के खिलाफ घात लगाने के लिए तैयार किया। डाकपोर्ट एक ऐसा शहर जो अपनी कई नदियों और तालाबों के लिए जाना जाता है, जिसकी अधिकांश इमारतें आधी पानी में और आधी जमीन पर हैं। इस समय डाकपोर्ट में प्रसिद्ध 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी काली पोशाक में लिपटा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। हालांकि जैसे ही काली पोशाक वाला व्यक्ति नीलामी घर में दाखिल हुआ, उसे कई लोगों ने ध्यान से देखा। जैसा कि नाम से पता चलता है, 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस में ज्यादातर जहर की नीलामी होती है और इस नीलामी में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग इन जहरों के लिए वहां थे। जब काली पोशाक वाला व्यक्ति कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुआ तो नीलामी शुरू हो गई। नीलामी मंच के बीच में गोलाकार पत्थर के मंच पर एक एक करके जहर रखे गए। फिर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मंच पर आया और भीड़ से कहा, देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आप 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस में हमारे साथ शामिल हो सके। आज की नीलामी की वस्तुएं आपको निराश नहीं करेगी। बूढ़े आदमी, जल्दी करो और शुरू करो, क्यों देर कर रहे हो?
सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि नीचे खड़े लोगों ने उससे आग्रह किया। ये देखकर सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सिर्फ अजीब तरह से हंस सकता था और फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, आज की नीलामी की पहली वस्तु, चौथी श्रेणी का जहर, क्रैक पैटर्न डायमंड फ्लावर, शुरुआती कीमत 50,000 सोने के सिक्के। जैसे ही बूढ़े आदमी ने शुरुआती कीमत की घोषणा की, नीचे से तुरंत बोली लगाने की आवाजें गूंज उठी। मैंने 60,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई, मैंने 70,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई, 80,000 सोने के सिक्के, ये क्रैक पैटर्न डायमंड फ्लावर मेरा है, लीशान। जैसे ही एक मोटी आवाज गूंजी, नीलामी घर में जोरदार बोली अचानक रुक गई। उसके बाद चर्चा की फुसफुसाहट शुरू हो गई। लीशान वास्तव में 9 जहर नीलामी में भी भाग ले रहा है। ऐसा कहा जाता है कि लीशान की साधना 8 सितारा डूलिंग तक पहुंच गई है। वह इस क्षेत्र में कुख्यात रूप से क्रूर है और उसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। मैंने 1 लाख सोने के सिक्कों की बोली लगाई। अचानक शांत नीलामी घर में एक तीखी आवाज गूंजी। अध्याय 274, 9 जहर नीलामी घर। जैसे ही तीखी आवाज आए, नीलामी घर में मौजूद भीड़ ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। ये व्यक्ति कौन है? लीशान से चीजें छीनने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्हें इस अंधेरे बंदरगाह से बाहर न निकल पाने का डर नहीं है? लीशान को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ... चौड़े काले लिबादे के नीचे छिपी आकृति को देखते हुए नीलामी घर में तुरंत शोरगुल वाली चर्चा शुरू हो गई। दूसरी तरफ दुर्जेदु स्पिरिट विशेषज्ञ लीशान भी कुछ हद तक हैरान दिखाई दिए। आप कौन हैं? क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना है? लीशान। लीशान ने सीधी छोटी डॉक्टर परी पर चिल्लाया। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कौन हैं। अगर आप बहुत गरीब हैं तो कृपया यहाँ खुद को शर्मिंदा न करें। काले लिबादे वाली आकृति ने लीशान की पूछताछ का तीखा जवाब दिया। हाँ, काले वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा ठुकराए जाने पर लीशान क्रोधित होकर हंसा। तुम्हारे पास हिम्मत है? आज मैं लीशान 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस को कुछ सम्मान दूंगा और अभी तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस के मालिक स्कॉर्पियन 9 को 9 स्टार डू स्पिरिट विशेषज्ञ कहा जाता है। इसलिए स्कॉर्पियन 9 के चेहरे के लिए विचार करते हुए लीशान ने नीलामी घर में सीधे अभिनय करने से परहेज किया। किसी ने पहले ही 100,000 सोने के सिक्कों तक की बोली लगा दी है। क्या कोई और भी अधिक बोली लगाने को तैयार है? लीशान की ओर से कोई हलचल न देखकर नीलामी मंच पर बूढ़े व्यक्ति ने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अंतिम जांच शुरू की। एक चितकने वाला दानव फूल जिसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के थी, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम, खासकर जब से यह चीज अभी भी लीशान से संबंधित हो सकती है। इसलिए बूढ़े व्यक्ति की जांच के तहत किसी और ने फिर से बोली लगाने का विकल्प नहीं चुना। लीशान के लिए उसका इरादा केवल अपने नाम का उपयोग करके कुछ लोगों को डराना और कम कीमत पर फटा हुआ दानव फूल हासिल करना था। अब जब इसकी कीमत बढ़ा दी गई थी तो लीशान ने स्वाभाविक रूप से रुचि खो दी। जल्द ही बूढ़े आदमी की हथौड़ी के साथ फटा हुआ दानव फूल काले पोशाक वाले व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने जल्दी से इस नीलामी की दूसरी नीलामी वस्तु निकाली। दूसरी नीलामी वस्तु एक चौथी श्रेणी का जहर, सांप की बेल, 80,000 सोने के सिक्कों से शुरू होती है। बूढ़े व्यक्ति द्वारा शुरुआती कीमत बताए जाने के बाद दर्शकों में एक बार फिर से बोली लगाने की तीव्र आवाजें गूंज उठी। कुछ ही समय में सांप की बेल को 1,10,000 सोने के सिक्कों की ऊंची कीमत पर धकेल दिया गया। जब सभी को लगा कि यह अंतिम कीमत है तो काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने, जिसने अभी फटा हुआ दानव फूल खरीदा था, एक और चाल चली। 1,30,000 सोने के सिक्के। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की स्पष्ट आवाज नीलामी घर में गूंज उठी। उसकी बोली पहले ही सांप की बेल के मूल्य से बहुत अधिक हो गई थी। टस्क, एक सांप की बेल के लिए 1,30,000 सोने के सिक्के। ये व्यक्ति वास्तव में उदार है। शायद उसे इस तरह के जहर की जरूरत है। मैंने 1,50,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई। काले वस्त्र पहने व्यक्ति के मूल्यांकन के बीच लीशान ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति की कीमत में 30,000 सोने के सिक्के जोड़ दिए। बोली लगाने के बाद लीशान ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर आत्मसंतुष्ट होकर देखा। लीशान के उकसावे का सामना करते हुए काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि 3,000 स्वर्ण सिक्के और जोड़ना जारी रखा। अब सांप की बेल की कीमत सीधे 1,80,000 स्वर्ण सिक्कों तक पहुंच गई थी। कीमत बढ़ाने के बाद काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने सीधे लीशान से कहा, अगर तुम में क्षमता है तो और ऊंची बोली लगाओ। मुझे अब ये सांप की बेल नहीं चाहिए। काले वस्त्र वाले व्यक्ति की बातें सुनकर लीशान के चेहरे पर भाव सख्त हो गए। जब कीमत केवल 1,10,000 स्वर्ण सिक्कों पर थी तो लीशान का बोली लगाने का कोई इरादा नहीं था। उसने केवल जानबूझकर कीमत बढ़ाई ताकि जब उसने देखा कि काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने खरीदने की तीव्र इच्छा दिखाई तो उसने चीजों को बाधित किया। अब जब काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कहा तो वह कुछ हद तक फंसा हुआ महसूस कर रहा था। 2 लाख स्वर्ण सिक्के। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद अपनी प्रतिष्ठा की खातिर लीशान ने स्नैकवाइन के बाजार मूल्य से 3 गुना के करीब कीमत चिल्लाई। बहुत बढ़िया, तुम जीत गए। लीशान द्वारा 2 लाख सोने के सिक्कों की बोली लगाने के बाद काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने निर्णायक रूप से स्नैकवाइन को छोड़ दिया। हालांकि काली पोशाक पहने हुए व्यक्ति ने सांप की बेल को छोड़ दिया, लेकिन बाद की नीलामी प्रक्रिया के दौरान इस काली पोशाक वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित वित्तीय शक्ति ने सभी को ईर्ष्यालु बना दिया। लगभग हर नीलामी वस्तु को इस काली पोशाक वाले व्यक्ति ने अंतिम बोली से 20,000 स्वर्ण सिक्के अधिक कीमत पर खरीदा और बोली लगाते समय कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जब ये सभी वस्तुएं काली पोशाक वाले व्यक्ति द्वारा खरीदी गई तो काली पोशाक वाले व्यक्ति की ओर भीड़ की निगाहें धीरे धीरे इकट्ठी हो गईं। खासकर लीशान, जो नीलामी घर से निकलने के बाद क्या करना है इसकी योजना लंबे समय से बना रहे थे। इस बिंदु पर नीलामी प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो गई और नीलामी मंच पर बूढ़े व्यक्ति ने अंतिम नीलामी वस्तु निकाली। ... आज के लिए मुख्य वस्तु 1 चौथे दर्जे का विषैला जीव, 3 आंखों वाला रेत मकड़ी।
जैसे ही बूढ़े व्यक्ति के शब्द निकले, गोलाकार पत्थर के मंच पर एक फुटबॉल के आकार का लोहे का पिंजरा दिखाई दिया। पिंजरे के अंदर 3 आंखों वाली एक वयस्क की हथेली के आकार की पीली मकड़ी दिखाई दी। इस थ्री आइड सैंड स्पाइडर को बाहर लाए जाने के बाद दर्शकों में से कई लोगों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। आप सभी को इस थ्री आइड सैंड स्पाइडर के मूल्य के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसका जहां डूकिंग विशेषज्ञों को भी डराता है। अगर कोई साधारण डू स्पिरिट विशेषज्ञ इसके संपर्क में आता है और 3 घंटे के भीतर विश्राम नहीं करता है। नीलामी मंच पर सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक थ्री आइड सैंड स्पाइडर का परिचय कराया। इस बीच नीचे बैठे दर्शक पहले से ही उत्साहित थे। सभी इस थ्री आइड सैंड स्पाइडर की शुरुआती बोली 4 लाख है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति शुरुआती बोली की घोषणा करने वाला था, अचानक एक आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। 1 मिलियन सोने के सिक्के, मैं ये थ्री आइड सैंड स्पाइडर लूंगा। नीलामी घर में यह अचानक आए आवाज कई लोगों को जानी पहचानी लगी। ये फिर से काले वस्त्र वाला व्यक्ति है। 1 मिलियन सोने के सिक्के, कितनी बड़ी रकम है। ये शहर के प्रमुख परिवारों की कई सालों की आय के बराबर है। ये रहस्यमय दोस्त 1 मिलियन सोने के सिक्कों की बोली लगाता है। क्या कोई और भी है जो मुझे बोली लगाने को तैयार है? भीड़ के आश्चर्य के बीच मंच पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने थोड़े उत्साहित स्वर में पूछा। बूढ़े व्यक्ति की पूछताछ सुनकर कई लोगों को लगा कि वे अपनी क्षमता के अनुसार कीमत नहीं दे पा रहे हैं। जबकि कुछ लोग 10 लाख सोने के सिक्के खरीद सकते थे, लेकिन 3 आंखों वाली रेत मकड़ी के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना उचित नहीं था। हालांकि 3 आंखों वाली रेत मकड़ी में शक्तिशाली जहर होता है, लेकिन ये तभी उपयोगी होता जब यह अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो जाता, अन्यथा इसकी शक्ति बेकार हो जाती। क्या कोई और है जो मुझे बोली लगाने को तैयार है? तीसरी बार के बाद भी कोई भी बोली लगाने वाला नहीं था। हालांकि जैसे ही सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति हथौड़ा मारने वाला था, नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर अचानक हलचल मच गई और वहां से कई शक्तिशाली आभाएं निकली। रूमी शहर के 4 महान परिवारों के लोग, मा परिवार, मा दयुवान, हो परिवार, हो युनफेंग, वान परिवार, वान जिंग, ये तीनों प्रमुख व्यक्ति सभी डूकिंग विशेषज्ञ हैं। जैसे ही काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने प्रवेश द्वार पर दिखाई देने वाली आकृतियों को देखा, उसने जल्दी से सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से आग्रह किया, चूंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है, जल्दी करो और मुझे 3 आंखों वाली रेत मकड़ी दे दो। अध्याय 275, घेराबंदी। तालाब की गहराई में शरण लेना। एक क्षण रुको कृपया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आग्रहपूर्ण आवाज सुनकर सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी, जो मूल रूप से नीलामी घर के प्रवेश द्वार को देख रहा था, ने अपनी नजर काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर घुमाई। उसी समय 3 डूकिंग विशेषज्ञों की अचानक उपस्थिति ने भी अपनी नजरें काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर घुमाई। अगले ही पल पूरे नीलामी घर में एक गूंजती हुई आवाज गूंज उठी, मैं मदयान उस 3 आंखों वाली रेत मकड़ी को ले जाऊंगा। यह आवाज सुनकर सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का दिल धड़क उठा और उसने तुरंत काले वस्त्र पहने व्यक्ति के साथ लेन देन रोक दिया। दोस्त, मुझे डर है कि हम आज आपको 3 आंखों वाली रेत मकड़ी नहीं बेच पाएंगे, सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने माफी मांगते हुए कहा। चूंकि नीलामी पहले ही हो चुकी है, इसलिए इसे बेचना है या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ठंडी सांस ली, फिर हल्के से जमीन पर कदम रखा और उछल पड़ा। इससे पहले कि सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने गोल पत्थर के मंच पर 3 आंखों वाली रेत मकड़ी वाले लोहे के पिंजरे को पकड़ लिया और तेजी से नीलामी घर के अंदर की ओर बढ़ गया। उसका पीछा करो, हमें इस बार फिर से छोटी जहरीली लड़की को भागने नहीं देना चाहिए। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को नीलामी घर के बैकस्टेज की ओर मुड़ते देख माँ दयुवान जोर से चिल्लाया, फिर नीलामी घर के बैकस्टेज में घुस गया। माँ दयुवान के पीछे पीछे वांग जिंग और हो युनफेंग ने क्रमशः हरे और काले डूकी हुई पंखों की एक जोड़ी दिखाई, जो हवा में उड़ गए। फिर अपने हाथों को धीरे से ऊपर उठाते हुए वे नीलामी हॉल की छत को भेदते हुए नीलामी घर के ऊपर पहुंच गए। छोटी जहर लड़की, तो काले वस्त्र पहने यह आकृति कोई और नहीं बल्कि छोटी जहर लड़की है, जिसने हाल ही में रूमी शहर में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है। नीलामी घर में लीशान, जो एक मोटा आदमी था, माँ दयुवान की चीख सुनकर अचानक प्रतिक्रिया करता है। उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने की परत से ढकी हुई है। सौभाग्यवश अभी मेरा उससे कोई विवाद नहीं हुआ, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। लीशान को जो जानकारी थी उसके अनुसार इस छोटी जहर लड़की की उपलब्धियां भयानक थी। अब तक उसके हाथों 5 डू स्पिरिट विशेषज्ञ मारे जा चुके थे, जिनमें एक 9 सितारा डू स्पिरिट पीक विशेषज्ञ भी शामिल था। यहाँ तक कि कुछ साधारण डू किंग विशेषज्ञ भी उसे रोक नहीं पाए। ... 9 जहर नीलामी घर के अंदर काले वस्त्र वाली आकृति कई कमरों से गुजरने के बाद वह एक थोड़े छिपे हुए स्थान पर पहुंची, जहां उसने सीधे फर्श को तोड़ने के लिए अपना पैर जमीन पर पटका। इसके बाद उसकी नजर में एक काला काला छोटा छेद दिखाई दिया। इस काले छेद को देखकर काले वस्त्र वाली आकृति ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे छलांग लगा दी। प्लंग, एक छपाक की आवाज के साथ काले वस्त्र वाली आकृति का शरीर नीचे शांत तालाब में पूरी तरह से गायब हो गया। जब काले वस्त्र वाली आकृति तालाब में डूब गई तो माँ दयुवान, जिसने शोर सुना, जल्दी से काले रंग के किनारे पहुंच गया। छेद, ब्लैक होल को देखते हुए माँ दयुवान ने अपनी भौहें सिकुड़ी। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने नीचे कूदने की हिम्मत नहीं की। छोटी जहर लड़की, आज तुम बच नहीं पाओगी। ब्लैक होल की तल की ओर एक भयंकर चीख के साथ माँ दयुवान की ऊर्जा बढ़ गई, सीधे पास की दीवार में एक बड़ा सा छेद तोड़ दिया। फिर पीले भूरे रंग के डूकी हुई पंखों की एक जोड़ी उसकी पीठ से निकली, जो उस छेद से बाहर उड़ गई। नीलामी घर के ऊंचे हवाई क्षेत्र में हो युनफिग ने माँ दयुवान को नीलामी घर से अकेले बाहर आते देखा और जल्दी से पूछा, भाई दयुवान, तुम बाहर आ गए, लेकिन छोटी जहर लड़की कहाँ है? छोटी जहर लड़की नीलामी घर के नीचे तालाब में छिपी है, माँ दयुवान ने सीधे कहा। ये सुनकर वांग जिंग, जो उसके बगल में था, बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, तो भाई दयुवान उसका पीछा करने के लिए तालाब में क्यों नहीं गया? वांग जिंग की बातें सुनकर माँ दयुवान के चेहरे पर कुछ उदासी छा गई।
फिर उसने पलट कर पूछा, यह आसान लगता है, लेकिन क्या तुम अभी नीचे जाने की हिम्मत करोगी? छोटी जहर लड़की की जहरीली चालों से डूकिंग के विशेषज्ञ भी डरते थे। हालांकि यह सतह पर ठीक हो सकता है, लेकिन पानी के नीचे अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस समय मां दयान के सवाल का सामना करने पर वांग जिन कुछ हद तक शब्दों के अभाव में था। दोनों के बीच थोड़ा तनाव देखकर हो यूनिफेक ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया और कहा, भाई दयान, भाई वांग, इतनी छोटी सी बात पर उपद्रव करने की कोई जरूरत नहीं है। तालाब पहले से ही हमारे लोगों द्वारा घेर लिया गया है। हमारे पास उसे बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हो यूनिफेक के शब्दों को सुनकर मां दयान और वांग जिन के बीच संबंध थोड़ा आसान हो गया। इसके बाद वांग जिन ने अपना सिर नीचे किया और तालाब की कुछ चौड़ी सतह पर नजर डाली। अंत में उसकी नजर 9 जहर नीलामी घर पर रुके और विश्लेषण किया, पानी की सतह पर बने इतने बड़े नीलामी घर के साथ नीचे का क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए। अगर छोटी जहर लड़की वहां छिपी हुई है तो उसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है। वांगजिन की चिंता सुनकर मां दयान ने बेहद सीधे साधे अंदाज में कहा, यह आसान है। चूंकि इस नीलामी घर ने हमें प्रभावित किया है तो क्यों न इसे सीधे आग लगा दी जाए। देखते हैं कि लिटिल पॉइजन गर्ल कैसे छिपती है। भाई दयुवान, इस नीलामी घर का मालिक स्कॉर्पियन 9 है। मुझे खबर मिली है कि स्कॉर्पियन 9 ने कुछ समय पहले ही डूकिंग के स्तर को तोड़ दिया है। क्या हमारी हरकतें? मां दयुवान के नीलामी घर को जलाने के सुझाव को सुनकर हो यूनफेग ने कुछ चिंताएं व्यक्त की। इन दोनों के रवैये को देखकर मां दयुवान ने तिरस्कारपूर्वक अपनी आस्तीनें फड़फड़ाई और कहा, तुम किस बात से डरते हो? सिर्फ एक नया पदोन्नत डूकिंग हमें चुनौती देने की हिम्मत कैसे करेगा? अगर तुम दोनों डरे हुए हो तो यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मां दयावान अकेला। ये कहने के बाद मां दयावान सीधे वापस जमीन पर चला गया, इस बात की परवाह किए बिना कि नीलामी घर में अभी भी लोग हैं या नहीं, और सीधे मां परिवार के सदस्यों को 9 जहर नीलामी घर में आग लगाने का आदेश दिया। यहाँ रहने का उसका उद्देश्य छोटी जहर लड़की को जमीन पर बने नीलामी घर की दिशा से बाहर निकलने से रोकना था। थोड़ी देर बाद आग की लपटों ने 9 जहर नीलामी घर को घेर लिया। अंदर बचे हुए लोग चीखते हुए बाहर भाग गए। प्रचंड आग के नीचे तालाब की सतह एक ज्वलंत लाल रंग में परिलक्षित हुई। आग पूरे 3 घंटे तक जलती रही। इस दौरान तालाब से कोई असामान्य हलचल नहीं हुई। भाई दयावान, 3 घंटे हो चुके हैं। क्या छोटी जहर लड़की ने तालाब के तल पर कोई छिपा हुआ रास्ता ढूंढ लिया होगा और भाग निकली होगी? ये देखकर कि पानी में कोई असामान्य हलचल नहीं थी, वांगजिन ने अनुमान लगाया। पानी की तल पर कोई छिपा हुआ रास्ता। वांगजिन की बातें सुनकर मां दयुवान को भी बहुत संदेह हुआ। जल्दी से पानी में गोता लगाओ और देखो कि नीचे कोई और रास्ता है या नहीं। नीलामी घर के खंडहर में तब्दील हो जाने के बाद इन तीनों परिवार के मुखियाओं ने तुरंत अपने अपने अधीनस्थों को पानी में गोता लगाने और खोज शुरू करने का आदेश दिया। भले ही तालाब दोगुना बड़ा हो, लेकिन ये 30 या 40 लोगों की इतनी सघन खोज का सामना नहीं कर सकता था। इन लोगों के नीचे जाने के 3 मिनट से भी कम समय बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक पानी से बाहर आया और सतह पर गिरने से पहले एक तीखी चीख निकाली। ये देखकर तालाब के ऊपर उड़ रहे 3 डूकिंग विशेषज्ञ सबसे तेज गति से घटनास्थल पर पहुंचे। इस क्षेत्र को घेर लो, छोटी जहर लड़की ठीक नीचे है। मृतक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की त्वचा का रंग देखकर मां दयुवान ने उत्साह से कहा। अध्याय 276, विश्व संप्रदाय के आगंतुक। 8 सितारा डूकिंग। पानी की तालाब में छिपी काली पोशाक वाली आकृति कोई और नहीं बल्कि जियाओ यिक्सिन थी, जो क्लाउड साम्राज्य में अनुभव करने आई थी। क्लाउड साम्राज्य में कई महीने बिताने के बाद उसकी साधना अप्रत्याशित रूप से 9 सितारा डू स्पिरिट के स्तर पर पहुंच गई थी। उसका अगला लक्ष्य बड़ी संख्या में जहरीले कीड़ों और पौधों को इकट्ठा करना, उनके विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करना और इस तरह एक ही झटके में डूकिंग क्षेत्र में घुसना था। इस समय 30 से 40 लोगों की तलाशी के तहत पानी की तालाब में जियाओ यिक्सिन का स्थान जल्दी से उजागर हो गया। इस प्रकार उसे उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मारने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी जिसने उसे खोजा था, एक आदमी जो डू मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। जैसे ही मां दयुवान और अन्य 2 डूकिंग विशेषज्ञ पास आए, जियाओ यिक्सिन ने अपनी हथेलियों से ग्रे गैस छोड़ी, जो संपर्क में आने पर पानी में विलीन हो गई। पानी के छींटे पड़ने के कारण कई लोग पानी की बूंदों से टकरा गए और उनकी त्वचा काली पड़ने लगी, जिसके बाद पानी की सतह पर कई तरह की दयनीय चीखें गूंजने लगी। जियाओ यिक्सिन के हरकत में आने के बाद 3 डूकिंग विशेषज्ञों के भयानक हमले भी आसमान से नीचे उतरे। इन 3 शानदार हमलों को देखकर जियाओ यिक्सिन अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। अपनी मौजूदा चरम 9 सितारा डू स्पिरिट ताकत के साथ वह साधारण डूकिंग विशेषज्ञों से निपट सकती थी, लेकिन मां दयुवान एक 4 सितारा डूकिंग था, जबकि वांगजिन और हो यूनफेंग दोनों 3 सितारा डूकिंग थे। उनसे लड़ना काफी दबाव वाला था। इस समय जब 3 दुर्जय हमले गिर गए, जियाओ यिक्सिन ने एक बार फिर पानी के नीचे गोता लगाया। एक जोरदार धमाके के साथ उनके तीनों हमले पानी की सतह पर गिरे, जिससे एक लहर पैदा हुई। पानी के नीचे जियाओ यिक्सिन ने निष्क्रियता नहीं दिखाई, बल्कि उसे खोजने के लिए पानी में प्रवेश करने वालों को मारने का हर अवसर भुनाया। कुछ ही समय बाद तालाब में गोता लगाने वाले लोगों की संख्या में अचानक आधी कमी आ गई और शव पानी के नीचे से ऊपर तैरने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान मां दयुवान और अन्य लोगों ने कई बार जियाओ यिक्सिन पर हमला किया, लेकिन अंततः पानी की बड़ी बड़ी फुहारें फेंकने के बाद जियाओ यिक्सिन ने सफलतापूर्वक उनसे बच निकला। मैं वहां नीचे नहीं जा रहा हूँ। नीचे बहुत भयानक है। इस छोटी सी जहर लड़की का जहर तुरंत जानलेवा है। हमारे पास कोई प्रतिरोध नहीं है। ये स्थिति देखकर पानी की तालाब में बचे हुए लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। वे किनारे पर लौटना चाहते थे। इस समय मां दयुवान, हो यूनफेग और वांगजिन पानी के तालाब के ऊपर उड़ रहे थे। सभी के चेहरे पर कुछ बदसूरत भाव थे। आने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक डू स्पिरिट साधक को मारने की कोशिश करने से उन्हें इतना बड़ा नुकसान होगा। भाई दयुवान, भाई वांग, उन सभी को ऊपर आने दो। इस तरह से जारी रखने से केवल और अधिक अनावश्यक हताहत होंगे। हो यूनफेग ने असहाय होकर कहा।
हाँ, हो यूनिफिक के शब्दों को सुनकर माँ देवान ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने तुरंत एक और सुझाव दिया। ये तालाब बहुत गहरा है, यही वजह है कि छोटी जहर लड़की इतनी आश्वस्त है। हम इस पानी को कहीं और क्यों नहीं मोड़ते? भाई देवान का विचार अच्छा है। हाँ, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? माँ देवान के सुझाव को सुनकर अन्य दो ने भी एक के बाद एक सिर हिलाया। जल्द ही तीनों एक आम सहमति पर पहुंच गए और लोगों को तालाब से पानी को मोड़ने के लिए चैनल खोदने का आदेश देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आती गई, सैकड़ों लोगों ने मशालों के साथ तालाब को घेर लिया। चैनल खोदे जाने के साथ ही तालाब में पानी का स्तर तेजी से कम होता गया। पानी के नीचे ज़ियाओ यिक्सियन ने महसूस किया कि पानी का स्तर गिर रहा है और वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। ये लोग वाकई जिद्दी हैं, ऐसा लगता है कि आज की लड़ाई अपरिहार्य है। अगले ही पल उसने तुरंत कार्रवाई की, किनारे पर एक अपेक्षाकृत कमजोर रक्षात्मक स्थान चुना और फिर अचानक पानी से बाहर छलांग लगा दी। प्लंग। हालांकि पानी के टूटने की आवाज छोटी थी, लेकिन शांत रात में ये बहुत ध्यान खींचने वाली थी। छोटी जहर लड़की, तुम आखिरकार खुद को दिखाओ। जैसे ही ज़ियाओ यिक्सियन किनारे पर पहुंचे, मदयान और अन्य दो ने उसे पहले ही देख लिया था और फिर वे जल्दी से उसके पीछे भागे। अपने पीछे के 3 लोगों को करीब आते हुए महसूस करते हुए ज़ियाओ यिक्सियन के किनारे पर आने के बाद उसने अपनी रुकी हुई को सक्रिय किया और आगे की ओर एक झाड़ी की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि जब वह झाड़ी के पास पहुंचने वाली थी तो 7 या 8 आकृतियां अचानक झाड़ी में दिखाई दी, जिन्होंने ज़ियाओ यिक्सियन का रास्ता रोक दिया। इन 8 लोगों में 3 मजबूत व्यक्ति थे जो डू स्पिरिट के स्तर तक पहुंच चुके थे, जबकि अन्य 5 सभी महान डू मास्टर के स्तर पर थे। हाँ, भाई हो, आपने सही अनुमान लगाया। ये छोटी जहर लड़की हमारे जाल में फंस गई है, मदयान ने ज़ियाओ यिक्सियन के पीछे बेशर्मी से हंसते हुए कहा। ज़ियाओ यिक्सियन की तरफ आगे के 8 लोगों के अचानक प्रकट होने के कारण उसके कदम एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर उसने निर्णायक रूप से झाड़ियों की ओर एक धूसर धुंध छोड़ी। इस धूसर धुंध के नीचे 2 लोग तुरंत देखते हुए जमीन पर गिर पड़े। ज़ियाओ यिक्सियन ने उन लोगों के खिलाफ कभी पीछे नहीं हटी जो उसे मारना चाहते थे। हालांकि ये ठीक इसी ठहराव की वजह से था कि पीछे के 3 डू किंग विशेषज्ञों ने पहले ही उसे घेर लिया था। माँ देवान के पंख फड़फड़ाने लगे, हवा के झोंके में बदल गए। जब वो फिर से दिखाई दिया तो उसने पहले ही ज़ियाओ यिक्सियन का रास्ता रोक दिया था। जैसे ही ज़ियाओ यिक्सियन बाईं ओर जाने वाली थी, हो यूनिफिक रहस्यमय तरीके से उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी कुछ मुरझाई हुई हथेलियां सीधे ज़ियाओ यिक्सियन पर निशाना साध रही थी। तुरंत एक उफनती हुई दुखी हुई फूट पड़ी, जिसने ज़ियाओ यिक्सियन के पूरे शरीर को लगभग ढक लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में ज़ियाओ यिक्सियन की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। एक ग्रे दुखी हुई, जो पहले से कई गुना अधिक केंद्रित थी, हो यूनिफिक के हमले का सामना किया। ग्रे दुखी हुई का संक्षारक प्रभाव लग रहा था। फुफकारने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ इसने वास्तव में बढ़ते हुए दुखी हुई में एक छेद कर दिया जो उसके पूरे शरीर को घेरने वाला था। ग्रे दुखी हुई को अपनी हथेली को खराब करते हुए देखकर हो यूनिफिक ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। हो यूनिफिक के कुछ समय पीछे हटने के बाद उन तीनों ने जल्दी से अपनी स्थिति बदल ली, जिससे ज़ियाओ यिक्सियन 5 मीटर से कम की त्रिज्या वाले त्रिकोणीय क्षेत्र में फंस गया। मरने के लिए तैयार रहो, उन तीनों ने एक दूसरे की ओर अपनी हथेलियां रखते हुए धीरे से चिल्लाया और 3 अलग अलग रंग की दुखी हुई उनकी हथेलियों से निकली। फिर प्रकाश की एक झिल्ली की तरह ये बिजली की तरह बाहर निकली और पलक झपकते ही बीच में जा मिली। अचानक तीनों के बीच एक त्रिकोणीय ऊर्जा झिल्ली बन गई, जिसके केंद्र में ज़ियाओ यिक्सियन था। झिल्ली को करीब आते देख ज़ियाओ यिक्सियन भी घबरा गई। जैसे ही उसने गुहे द्वारा सिखाई गई उन्नत अर्थीय तकनीक शैडो क्लो का उपयोग करने में संकोच किया, अचानक पानी के तालाब की दिशा से एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। इस आभा को महसूस करते हुए माँ देवान और अन्य लोगों ने जल्दी से देखा। केवल एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी पीले दुखी हुई पंखों के साथ पानी के तालाब की दिशा से उड़ता हुआ दिखाई दिया। क्या मैं आप तीनों से हुआन को एक चेहरा देने के लिए कह सकता हूँ? चलो आज के लिए इसे खत्म करते हैं, ठीक है? आसमान में मोटा आदमी मुस्कुराया। तुम कौन हो? माँ देवान ने एक गहरे भाव के साथ पूछा। मैं जहर संप्रदाय से हुआन दहाई हूँ। अध्याय 277 हाथापाई। ज़ियाओ यिक्सियन बच निकला। इस मोटे अधेड़ व्यक्ति के दिखने के कारण माँ देवान और अन्य 2 द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ऊर्जा झिल्ली अस्थायी रूप से सिकुड़ना बंद हो गई। इसलिए ज़ियाओ यिक्सियन ने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुपचाप इन लोगों की हरकतों को देखा। जहर संप्रदाय, क्या ये विष संप्रदाय का क्षेत्र नहीं है? तुम्हारा जहर संप्रदाय अपने हाथ बहुत आगे बढ़ा रहा है। इस मोटे अधेड़ व्यक्ति की पहचान जानने पर माँ देवान, हो यूनिफिक और वांगजिंग ने बेहद अमित्र व्यवहार दिखाया। इन तीनों से जवाब सुनकर हुआंग दहाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हे, चूंकि तुम इतने गुस्से में हो तो चलो मैं तुम्हें गुस्सा निकालने में मदद करता हूँ। जैसे ही हुआंग दहाई की आवाज गिरी, उसकी बड़ी मुट्ठी पर एक मैला पीला ऊर्जा फैल गया। माँ देवान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआंग दहाई वास्तव में सीधे हमला करेगा। मैले पीले रंग की ऊर्जा को लगातार संघनित होते देख माँ देवान ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, हुआंग दहाई, तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। ये व्यक्ति वह है जिसे ओल्ड मैन लियू देखना चाहता है। हे, ये काफी सहयोग है। संप्रदाय मास्टर हुआ भी उसमें बहुत रुचि रखते हैं, यहाँ तक कि उसे एक शिष्य के रूप में लेने पर विचार कर रहे हैं और मुझे उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हुआंग दहाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या ये व्यक्ति वास्तव में संप्रदाय मास्टर हुआ के आदेश पर यहाँ है? हुआंग दहाई के शब्दों को सुनकर माँ देवान, हो यूनिफिक और वांगजिंग के हाव भाव बेहद बदसूरत हो गए। मूल रूप से वे इस मोटे आदमी को ओल्ड मैन लियू के नाम से डराना चाहते थे, लेकिन अब दूसरे पक्ष ने वास्तव में संप्रदाय मास्टर हुआ का नाम लिया। अचानक स्थिति अब उनके नियंत्रण में नहीं थी। यह उल्लेखनीय है कि संप्रदाय मास्टर हुआ सैकड़ों मील के भीतर एकमात्र डू सम्राट था जो ओल्ड मैन लियू का मुकाबला कर सकता था। भाई देवान, अब हमें क्या करना चाहिए? इस व्यक्ति की साधना शायद 8 सितारा डू किंग के स्तर की है। शायद हम तीनों मिलकर उससे लड़ सके, लेकिन फिर इस छोटी जहर लड़की को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा।
हो यूनफेंग ने जल्दी से स्थिति का विश्लेषण किया। इस समय उनकी लगभग सारी बातचीत ज़ियाओ यिक्सियन के कानों में पड़ गई। यहाँ तक कि ज़ियाओ यिक्सियन ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही महीनों में वह जहर संप्रदाय और विष संप्रदाय दोनों प्रमुख ताकतों का ध्यान आकर्षित कर लेगी। इसके अलावा ज़ियाओ यिक्सियन वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। अगर यह मोटा आदमी माँ देवान और अन्य लोगों पर हमला करता तो वह आसानी से बच सकती थी, लेकिन उस स्थिति में एक और स्थिति उत्पन्न हो सकती थी जहां दोनों पक्ष एक साथ हमला कर सकते थे और उसे वश में कर सकते थे। उसे नहीं पता था कि माँ देवान और अन्य लोग क्या निर्णय लेंगे। ... माँ देवान की तरफ से कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक अन्य दो से कहा, अगर छोटी जहर लड़की इस मोटे आदमी के हाथों में पड़ जाती है तो वह शायद कुछ दिनों में संप्रदाय मास्टर हुआ के हाथों में होगी और फिर हम बूढ़े आदमी लियो को समझा नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ कि भाई देवान का क्या मतलब है। जैसे ही माँ देवान की आवाज गिरी, बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई। अगले ही पल उन तीनों ने लगभग एक साथ अपनी हथेलियां वापस खींच ली। हथेलियां वापस खींचने के बाद ज़ियाओ यिक्सियन के चारों ओर की त्रिकोणीय ऊर्जा झिल्ली भी बिखर गई। छोटी जहर लड़की, जल्दी से भागो, लेकिन इस मोटे आदमी को तुम्हें पकड़ने मत देना। ज़ियाओ यिक्सियन को एक अजीब सी मुस्कान देने के बाद माँ देवान और बाकी दो ने उसके ठिकाने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने हुआन दहाई पर हमला करने की पहल की। माँ देवान की हरकतों को देखकर हुआन दहाई, भले ही वह मूर्ख था, उनके इरादों को जानता था। उसने तुरंत ज़ियाओ यिक्सियन की दिशा में चिल्लाया, छोटी जहर लड़की, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। हमारे संप्रदाय के गुरु हुआ वास्तव में तुम्हें एक शिष्य के रूप में लेना चाहते हैं और तुम्हें अपना पदभार सौंपना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं, अपने संप्रदाय के गुरु हुआ से कहो, अगर वह मेरा शिष्य बनने को तैयार है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। ज़ियाओ यिक्सियन ने अपना हाथ हिलाया और हुआन दहाई पर चिल्लाया। फिर बिना पीछे देखे वह झाड़ियों की ओर भाग गई। ज़ियाओ यिक्सियन के क्रूर तरीकों का अनुभव करने के बाद जो लोग मूल रूप से उसका रास्ता रोक रहे थे, उन्होंने जल्दी से उसे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। ज़ियाओ यिक्सियन के अंतिम शब्द सुनकर हुआन दहाई के माथे पर एक काली रेखा दिखाई दी। उसने वास्तव में ये कहने की हिम्मत की कि वह उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। इस छोटी लड़की में वाकई हिम्मत थी। अध्याय 277 हाथापाई। ज़ियाओ यिक्सियन बच निकला। धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हुआन दहाई की नजर अचानक माँ देवान और उसके साथियों पर पड़ी। हालांकि माँ देवान, हो यूनफेग और वांग जिंग के हमले हुआन दहाई की नजर में बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके समन्वित हमलों ने एक खतरनाक स्वरूप बना दिया। हालांकि हुआन दहाई ने पृथ्वी की तरह ही दृढ़ता और स्थिरता का भाव प्रकट किया। चाहे माँ देवान और अन्य कितने भी मुश्किल कोण से हमला करें, वह आसानी से उन्हें चकमा दे सकता था। वे तीनों लंबे समय से हमला कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हुआन दहाई पर कोई चोट नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा जो और भी अजीब था वह यह था कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद हुआन दहाई की आभा अपरिवर्तित रही, जैसे कि उसने बिल्कुल भी ऊर्जा का उपभोग नहीं किया हो। माँ देवान ने जब इस स्थिति को देखा तो उसे तुरंत झटका लगा। मूल रूप से उनकी योजना थी कि वे तीनों बारी बारी से मोटे आदमी की डुकी हुई पर हमला करेंगे और उसे खा जाएंगे, लेकिन अब जिसे खाया जा रहा था उसने उलट दिया। छोटी जहर लड़की अब तक बहुत दूर भाग गई होगी। ज़ियाओ यिक्सियन के जाने की दिशा में देखते हुए माँ देवान ने एक विशेष हाथ के संकेत से इशारा करते हुए पीछे हटने का निर्णायक निर्णय लिया। वांग जिंग और हो यूनफेग ने तुरंत उसका मतलब समझ लिया। एक और हमले के बाद उन तीनों ने अपने हमलों की गति का उपयोग करके जल्दी से हुआन दहाई से खुद को दूर कर लिया। मुझे लगा कि तुम लोगों में ज्यादा कौशल है। तीनों के चले जाने के बाद हुआन दहाई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हुआन फैटी, हमें अपनी बेकार की बकवास से बचाओ। ये वेनम सेक्ट का क्षेत्र है, तुम्हें यहाँ घमंडी होने का अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो यहाँ रुको, कोई जल्द ही तुमसे निपटने आएगा। हालांकि माँ देवान और अन्य लोग हार गए थे, फिर भी उनका स्वर बहुत मजबूत था। रुको और देखो, मेरे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है, हुआन दहाई ने उदासीनता से कहा। ये कहने के बाद हुआन दहाई ने उन तीनों को अनदेखा कर दिया और अपनी पीठ पर पीले पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से ज़ियाओ यिक्सियन की दिशा की ओर उड़ गया। हुआन दहाई की आकृति को जाते हुए देखकर हो यूनफेंग ने गुस्से से कहा, धिक्कार है वेनम सेक्ट पर। अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो हम पहले ही लिटिल पॉइजन गर्ल को पकड़ लेते। अब ये कहने का कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही वेनम सेक्ट को पॉइजन सेक्ट से किसी के आने के बारे में सूचित कर दिया है। मुझे लगता है कि हुआन दहाई से निपटने के लिए वेनम सेक्ट के किसी विशेषज्ञ के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, माँ देवान ने आत्मविश्वास से कहा। भाई देवान सही कह रहे हैं, आखिरकार ये वेनम सेक्ट का क्षेत्र है, एक हुआन दहाई ज्वार को मोड़ नहीं सकता, वांग जिंग ने दोहराया। हनी सिटी के 4 प्रमुख परिवार वास्तव में शक्तिशाली हैं। जब माँ देवान और अन्य लोग अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे तो पानी की कुंड की दूसरी तरफ से कुछ हद तक ठंडी आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा तो देखा कि एक दुबले पतले चेहरे वाला लगभग 30 वर्षीय युवक अपने पीछे कालेपन फड़फड़ाते हुए उनकी ओर उड़ रहा था। बिच्छू 9 अध्याय 278 खंडहर। बिच्छू 9 नवागंतुक को देखकर हो यूनफेग ने तुरंत उसकी पहचान ली और माँ देवान को याद दिलाने के लिए मुड़ा। भाई देवान, ये व्यक्ति 9 वेनम नीलामी घर का पर्दे के पीछे का बॉस है। बिच्छू 9, ओह वह काफी युवा दिखता है। हो यूनफेग से युवक की पहचान जानने के बाद माँ देवान ने धीरे से आह भरी। तीनों की निगाहों के सामने बिच्छू 9 पानी की कुंड के ऊपर से उड़कर उनके पास आया। क्या तुमने 9 वेनम नीलामी घर को जला दिया? जैसे ही बिच्छू 9 आया उसकी नजर माँ देवान पर टिक गई। हाँ, मैं बस कुंड की तल पर किसी को ढूंढ रहा था। चूंकि नीलामी घर रास्ते में आ रहा था इसलिए मैंने किसी को इसे हटाने का आदेश दिया। बिच्छू 9 की सवालिया निगाहों का सामना करते हुए माँ देवान ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम जानते हो कि 9 वेनम ऑक्शन हाउस मेरा है, स्कॉर्पियन 9 का। स्कॉर्पियन 9 का स्वर और भी ठंडा हो गया। हे, ये सिर्फ एक नीलामी घर है जिसकी कीमत कुछ सिक्कों की है। यहाँ तुम्हारे लिए मुआवजे के तौर पर 1 मिलियन सोने के सिक्के हैं।
स्कॉर्पियन 9 की प्रतिक्रिया देखकर माँ दैवान ने लापरवाही से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ स्कॉर्पियन 9 एक भिखारी की तरह व्यवहार कर रहे हो। हालांकि नीलामी घर की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कॉर्पियन 9, इसे इतनी लापरवाही से जला देना मेरी प्रतिष्ठा को कहाँ छोड़ देगा। माँ दैवान को सोने के सिक्के देते हुए देखकर स्कॉर्पियन 9 ने गुस्से से कहा। दोनों के बीच तनाव बढ़ता देख हो यूनिफेक हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं सका। भाई स्कॉर्पियन 9, नीलामी घर को जला देना वास्तव में अंतिम उपाय था। इसके अलावा उस समय हम आपको नीलामी घर में नहीं पा सके। तभी माँ दैवान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और हो यूनिफेक को टोकते हुए कहा, भाई हो, उसके साथ शब्दों को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति 1 मिलियन सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं है, वह किसी भी स्पष्टीकरण का हकदार नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हनी सिटी के 4 प्रमुख परिवार, मैं स्कॉर्पियन 9 जल्द ही आपको मुझे भड़काने की परिणाम दिखाऊंगा। माँ दैवान के शब्दों को सुनकर स्कॉर्पियन 9 ने उपहास किया और धमकी जारी की। परिणाम सिर्फ आपकी एक सितारा डुकिंग ताकत से। क्या आपको विश्वास है कि मैं आज आपको और आपके नीलामी घर को गायब कर दूंगा? मूल रूप से माँ दैवान पहले से ही हुआन दहाई के मामले के कारण बहुत नाखुश था। अब स्कॉर्पियन 9 के शब्दों में धमकी भरे लहजे को सुनकर वह कुछ हद तक क्रोधित हो गया। संकीर्ण सोच वाले लोगों का एक समूह, मैं तुम्हें घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। हालांकि स्कॉर्पियन 9 क्रोधित था, लेकिन वह उन तीनों की तुलना में अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसलिए उसने छोड़ने का बहुत ही तर्कसंगत विकल्प चुना। ... दूसरी तरफ झाड़ियों से गुजरने के बाद जियो इक्सियन एक नदी में कूद गया और रास्ते में लगभग सभी की नजरों से बच गया। एक बार उसने हुआन दहाई को अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए भी देखा, लेकिन पानी के नीचे उसकी छिपी उपस्थिति के बावजूद उसे अभी भी नहीं खोजा गया था। अंधेरे बंदरगाह को पूरी तरह से छोड़ने के बाद जियो इक्सियन नदी से बाहर निकली। सतह पर आने के बाद उसने तुरंत बड़े काले लिबादे को त्यागने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी, फिर आत्मविश्वास से मुख्य सड़क पर दिखाई दी। क्लाउड एम्पायर में आने के बाद से ज़ियाओ इक्सियन का नाम हमेशा उसके पूरे शरीर को ढकने वाले काले लिबादे से जुड़ा हुआ था, इसलिए अब लिबादा उतारने से उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सका। मैंने पहले ही 3 आंखों वाली रेत मकड़ी प्राप्त कर ली है। इसके बाद मुझे बस कुछ और जहरीले पौधे इकट्ठा करने और उन सभी को एक साथ अवशोषित करने की कोशिश करनी है, ताकि ये देखा जा सके कि मैं डुकिंग स्तर तक पहुंच सकती हूँ या नहीं। खुद से बड़बड़ाते हुए ज़ियाओ इक्सियन की गति धीरे धीरे तेज हो गई और वह हनी सिटी की दिशा में बढ़ गई। हनी सिटी के 4 प्रमुख परिवारों की लगभग आधी सेनाएं ज़ियाओ इक्सियन की खोज के लिए अंधेरे बंदरगाह पर जुट गई थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस समय ज़ियाओ इक्सियन हनी सिटी लौटने का विकल्प चुनेगी। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। सबसे खतरनाक जगह वास्तव में सबसे सुरक्षित जगह है। गश्ती दल को पहले से बहुत कमजोर देखकर ज़ियाओ इक्सियन ने आह भरी, फिर सीधे शहर की ओर चल पड़ी। हालांकि उसने बड़ी काली पोशाक उतार दी थी ताकि दूसरे लोग उसे लिटिल पॉइजन गर्ल के साथ न जोड़ सके, लेकिन उसकी सुंदर आकृति एक और तरह की परेशानी लेकर आई। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुई, कई जोड़ी आंखें चुपके से उसे देख रही थी। इसे अनदेखा करते हुए ज़ियाओ इक्सियन सीधे हनी सिटी में एक जहर की दुकान पर चली गई। इस दुकान में प्रवेश करते हुए ज़ियाओ इक्सियन और दुकानदार ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर वह चुपचाप प्रतीक्षा करने लगी। इस समय नीले वस्त्र पहने एक युवक, जो अपनी उम्र के शुरुआती 20वें दशक में लग रहा था, दुकान में चला गया। प्रवेश करते ही उसने मुस्कुराते हुए ज़ियाओ इक्सियन का अभिवादन किया। मिस, आप अपरिचित लग रही हैं। क्या आप इस शहर से नहीं हैं? नहीं, ज़ियाओ इक्सियन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या आप यहाँ अकेली हैं? क्या आप यहाँ कुछ जहर खरीदना चाहती हैं? वह आदमी कुछ बेकार की बातें करता रहा, जिससे ज़ियाओ इक्सियन की भौहें और भी सिकुड़ गईं। इसलिए वह चुपचाप काउंटर के पास प्रतीक्षा करती रही। सम्माननीय अतिथि, आपका सामान तैयार है। ये कुल 1,90,000 सोने के सिक्के होंगे। कुछ ही समय में दुकानदार ने काउंटर पर जड़ी बूटियों का एक पैकेट रख दिया। ये कहने के बाद दुकानदार की नजर ज़ियाओ इक्सियन के बगल में खड़े नीले वस्त्र वाले आदमी पर पड़ी और उसके हाव भाव तुरंत कुछ हद तक चापलूसी भरे हो गए। मास्टर हान, आपको मेरी साधारण सी दुकान पर आने का समय कैसे मिला? क्या ये युवती आपकी मित्र है? दुकानदार की बातें सुनकर नीले वस्त्र वाले आदमी हान ने हल्के से सिर हिलाया। हनी सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक हान परिवार के मुखिया में 4 सितारा डुकिंग की ताकत थी और उनका माँ दैवान के साथ लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। 9 वेनम ऑक्शन हाउस में हाल ही में हुए आयोजनों के दौरान हान परिवार 4 प्रमुख परिवारों में से एकमात्र ऐसा था जिसने भाग नहीं लिया। इसलिए जब ज़ियाओ इक्सियन ने सुना कि नीले वस्त्र वाला आदमी हान परिवार से है, तो उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बाद जैसे ही ज़ियाओ इक्सियन भुगतान करने वाली थी, हान ने पहले ही कहा, मिस, मुझे आपके लिए भुगतान करने दें। कोई जरूरत नहीं, ज़ियाओ इक्सियन ने उदासीनता से उत्तर दिया, जड़ी बूटियों और 1,90,000 सोने के सिक्कों के साथ दुकान से बाहर निकलते हुए। अरे मिस, मेरा इंतजार करो। ज़ियाओ इक्सियन के जाने के बाद हान भी उसके पीछे दुकान से बाहर चला गया। हालांकि जब तक हान दरवाजे पर पहुंचा, ज़ियाओ इक्सियन की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। अजीब बात है, ये लड़की अचानक कैसे गायब हो गई? हान ने दुकान पर लौटने से पहले खुद से कहा। ... हनी सिटी की एक शांत गली में हान से दूर होने के बाद ज़ियाओ इक्सियन ने जहरीले जीवों को बेचने वाली एक और दुकान पर जाने की योजना बनाई। मैंने कुछ खबरें सुनी हैं कि इन दिनों गिरे हुए जंगल की गहराई में अक्सर विसंगतियां हो रही हैं। मेरा अनुमान है कि वहां कुछ खंडहर उभरने वाले हैं। जैसे ही ज़ियाओ इक्सियन गली से बाहर निकलने वाली थी, उसने अचानक बातचीत के कुछ अंश सुने। अध्याय 279। ज़ियाओ इक्सियन ने डुकिंग तक पहुंच बनाई। पवित्र पतन की भूमि, गिरा हुआ जंगल, खंडहर। ये खंडित आवाज सुनकर ज़ियाओ इक्सियन के कदम अचानक रुक गए। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि वह दिलचस्पी से सुनना जारी रखती थी। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं?
बहुत कम लोग, ये जानकारी मुझे एक दोस्त ने बताई थी जो अक्सर गिरे हुए जंगल में गहराई तक जाता है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। अगर हम खंडहरों से कुछ खजाने प्राप्त कर सकते हैं तो भाइयों के रूप में हमारी सफलता बस कोने के आसपास होगी। कुछ ही समय बाद जब दोनों बातचीत करने वाले व्यक्ति चले गए, ज़ियाओ यिक्सिन भी धीरे धीरे गली से बाहर निकली, जहरीले कीड़े बेचने वाली दुकान की ओर बढ़ती रही। हालांकि उसने अभी अभी जो खंडहरों के बारे में सुना था उसे ध्यान में रखते हुए डुकिंग तक पहुंचने के बाद वहां जाने की योजना बनाई। इसके बाद ज़ियाओ यिक्सिन की जहरीले कीड़े खरीदने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, बिना किसी हान दिशाओं जैसे किसी ने उसे परेशान किए। अब सब कुछ लगभग तैयार है। स्वीट सिटी छोड़ने का समय आ गया है। खुद से बुदबुदाते हुए ज़ियाओ यिक्सिन ने निर्णायक रूप से शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। शहर छोड़ने के कुछ समय बाद वह सीधे मुख्य सड़क के किनारे से कहीं से बगल के घने जंगल में प्रवेश कर गई। फिर उसे जंगल के भीतर एक अपेक्षाकृत एकांत गुफा मिली। गुफा में प्रवेश करने पर ज़ियाओ यिक्सिन का स्वागत पानी से भरे आधे व्यक्ति की ऊंचाई वाले बाथटब ने किया। उसने धीरे धीरे कुछ जहर डाले जो उसने इस अवधि के दौरान प्राप्त किए थे और जहरीले कीड़ों से निकाले गए विषाक्त पदार्थों को बाथटब में डाला। जब बाथटब में तरल का रंग धीरे धीरे गहरा हरा हो गया और बुलबुले उठने लगे तो ज़ियाओ यिक्सिन ने खुद को सीधे इस अत्यधिक जहरीले स्नान में डुबो दिया और वह अपने मुंह में कुछ बेहद जहरीले पदार्थ खाती रही। लगभग उसी क्षण जब वह बाथटब में कूदी, हरे तरल में मौजूद विषाक्त पदार्थ उसके शरीर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। उन्हें सक्रिय रूप से निर्देशित किए बिना ज़ियाओ यिक्सिन के शरीर ने स्वचालित रूप से इन विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर लिया, जो उसके पूरे शरीर में बहने वाले अत्यंत शुद्ध डूकी में बदल गए। जैसे ही ज़ियाओ यिक्सिन की आंतरिक साधना तकनीक काम करने लगी, विष अवशोषण की गति और भी भयानक हो गई। कई घंटों के बाद जिस गुफा में ज़ियाओ यिक्सिन स्थित था वहां आसपास की वनस्पति सहित सब कुछ सूख गया था, पूरी तरह से उजाड़ दिखाई दे रहा था। गुफा के भीतर जहर में भीगते हुए ज़ियाओ यिक्सिन ने धीरे धीरे देखा कि उसके शरीर में डू क्रिस्टल गायब हो गया था और उसकी डू क्यूई को अब भंवर के माध्यम से घूमने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सीधे उसके मेरिडियन से उभरी। इस दृश्य को महसूस करते हुए ज़ियाओ यिक्सिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके नाजुक कंधे के हल्के कंपन के साथ अचानक उसकी डू क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल गई, एक अजीबोगरीब मेरिडियन मार्ग का अनुसरण करते हुए अंत में उसकी पीठ से बाहर निकल गई। पोन पहले से ही खाली बाथटब के विस्फोट के साथ ज़ियाओ यिक्सिन के पीछे से बैंगनी डू क्यूई पंखों की एक जोड़ी तेजी से बाहर निकली। अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए ज़ियाओ यिक्सिन ने पीछे देखा। एक बैंगनी चमक ने उसके नाजुक चेहरे को रोशन कर दिया और फिर उसके मुंह के कोने से एक हल्का सा वक्र चुपचाप फैल गया। डू क्यूई पंख। ज़ियाओ यिक्सिन इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि डू क्यूई पंख उसकी अपनी ताकत के संदर्भ में क्या दर्शाते हैं। इसका मतलब था कि उसने गुहे द्वारा निर्धारित कार्यों में से एक को पूरा कर लिया था। आखिरकार मैं डूकिंग तक पहुंच ही गई। खुद से बुदबुदाते हुए ज़ियाओ यिक्सिन धीरे धीरे खड़ी हुई, गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चलने की तैयारी कर रही थी। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी गहरी इंद्रियों से गुफा के बाहर हल्के कदमों की आहट महसूस की। हाँ, यहाँ के सभी पौधे क्यों मुरझा गए हैं? क्या गुफा में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वनस्पति मर रही है? मुझे लगता है कि अंदर कोई बहुत जहरीला पदार्थ हो सकता है। क्या हमें अंदर जाकर जांच करनी चाहिए? शायद नहीं, हमने पहले ही शहर में चीजों को तैयार करने में बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम खंडहरों के उद्घाटन से चूक सकते हैं। हम पहले से ही यहाँ हैं, अंदर जाकर जांच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद ज़ियाओ यिक्सिन ने कई कुछ हद तक परिचित आवाजें सुनी। ये आवाजें वैसी ही थी जैसी उसने अनजाने में स्वीट सिटी की एक सुनसान गली में सुनी थी। वाह, क्या संयोग है! उसकी भौहें ढीली हो गईं और ज़ियाओ यिक्सिन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई जब वह धीरे धीरे गुफा से बाहर चली गई। आह, कितना भयानक माहौल है! ज़ियाओ यिक्सिन के गुफा के मुहाने पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद अचानक बाहर से दो विस्मयादिबोधक ध्वनियां आईं। उसकी दृष्टि की रेखा के भीतर दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की आकृतियां दिखाई दी, एक मोटा और एक पतला। दोनों ने काले वस्त्र पहने हुए थे। सम्माननीय वरिष्ठ, हम अभी इस जगह से गुजर रहे थे। अगर हमने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है तो कृपया हमें माफ करें। दोनों में से थोड़ा मोटा आदमी समझाते हुए कुछ हद तक घबराया हुआ लग रहा था। ये दोनों ही आदमी सिर्फ उच्च स्तरीय महान योद्धा अभ्यासी थे, इसलिए इस गहरे पहाड़ी जंगल में ज़ियाओ यिक्सिन जैसे शक्तिशाली डू पूर्वज का सामना करना स्वाभाविक रूप से उन्हें थोड़ा डराने वाला था। दोनों आदमियों की प्रतिक्रिया देखकर ज़ियाओ यिक्सिन ने धीरे धीरे अपनी आभा को दबाया और धीरे धीरे उनके पास पहुंची। दो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने गिरे हुए जंगल में जिन खंडहरों का उल्लेख किया है उनका विशिष्ट स्थान कौन सा है? ज़ियाओ यिक्सिन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वह धीरे से बोली, आह, खंडहर। ज़ियाओ यिक्सिन द्वारा खंडहरों के बारे में पूछताछ सुनकर दोनों आदमी स्पष्ट रूप से हैरान रह गए। हमने पहले सिर्फ खंडहरों का जिक्र किया था, गिरे हुए जंगल का नहीं। उसे कैसे पता चला? हालांकि गोलमटोल अधेड़ उम्र का आदमी हैरान था, लेकिन उसने आगे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। सम्माननीय वरिष्ठ, क्या आपकी खंडहरों का दौरा करना पसंद है? दुबला पतला अधेड़ आदमी थोड़ा हकलाया। हाँ, कृपया मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। ज़ियाओ यिक्सिन की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि वह कुछ जानती है और हम उसे छिपा नहीं पाएंगे। क्या छिपाएं? यह महिला बहुत शक्तिशाली है। वह भी हमसे अच्छी तरह से बात कर रही है, लेकिन कौन जानता है कि बाद में क्या हो सकता है। कुछ फुसफुसाहटों का आदान प्रदान करने के बाद गोलमटोल और पतले आदमी अचानक दृढ़ हो गए। सम्माननीय वरिष्ठ, मैंने भी एक दोस्त से खंडहरों के बारे में सुना है। मेरे दोस्त का परिवार पीढ़ियों से पास में रहता है और वहाँ एक किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक संत गिर गया था जो गिरे हुए जंगल में गिर गया था, इसलिए वे उस क्षेत्र को पवित्र गिरने की भूमि कहते हैं। बेशक कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक मजाक है,
क्लाउड एम्पायर जैसी जगह में, जहां पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ भी दुर्लभ हैं, वहां एक संत द्वारा छोड़े गए अवशेष कैसे हो सकते हैं? मोटे आदमी ने विस्तार से समझाया। पवित्र पतन की भूमि। मोटे आदमी से विवरण सुनकर ज़ियाओ यिक्सियन का दिल उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। ज़ियाओ यिक्सियन ने प्राचीन पुस्तकों में खंडहरों के बारे में कुछ जानकारी पढ़ी थी। प्राचीन शक्तियों द्वारा छोड़े गए कुछ अवशेष समय के साथ दफन हो सकते हैं या खो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संयोग से फिर से उभर सकते थे। हालांकि इन दोनों पुरुषों ने जो कहा उसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी ज़ियाओ यिक्सियन अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। आखिरकार पूर्वज शक्ति द्वारा पीछे छोड़ी गई कोई भी चीज निस्संदेह किसी के लिए भी एक अनूठा आकर्षण रखती है। अध्याय 280 पवित्र पतन की भूमि पर पहुंचना। अपना निर्णय लेने के बाद ज़ियाओ यिक्सियन ने सीधे उन दो लोगों को संबोधित किया, तुम दोनों मेरे लिए रास्ता दिखाओ। जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे, अगर वहां वास्तव में खंडहर है तो तुम भी अवसरों की तलाश में प्रवेश कर सकते हो। ये ज़ियाओ यिक्सियन के शब्दों को सुनकर दोनों पुरुषों ने असहज भाव धारण कर लिए। आखिरकार उनके साथ इतनी भयानक शक्ति होने से कोई भी असहज महसूस कर सकता है। क्या हुआ? तुम दोनों अनिच्छुक लग रहे हो। उनके चेहरों पर भाव देखकर ज़ियाओ यिक्सियन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी आवाज ठंडी हो गई। ज़ियाओ यिक्सियन के शब्दों में ठंडक महसूस करते हुए दोनों पुरुषों ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की और जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। सम्मानित वरिष्ठ के साथ यात्रा करना हमारा सौभाग्य है। ठीक है, रास्ता दिखाओ, ज़ियाओ यिक्सियन ने हल्के से कहा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी और वह दूर चली गई। स्वीट सिटी पवित्र पतन की भूमि से हजारों मील दूर थी, जैसा कि दोनों पुरुषों ने बताया था। ज़ियाओ यिक्सियन ने करीब 2 दिन तक उनका पीछा किया और फिर पास पहुंच गया। वे अब फॉलन फॉरेस्ट के बहुत अंदर थे, जहां जहरीले जीव सामान्य से ज्यादा थे। हालांकि ज़ियाओ यिक्सियन की सुरक्षा के कारण उनकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। इस समय दोनों पुरुष ज़ियाओ यिक्सियन की ताकत से और भी ज्यादा विस्मित हो रहे थे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान शायद ही कोई जादुई जानवर या जहरीला जीव ज़ियाओ यिक्सियन की 2 चालों का सामना कर पाता। इसके अलावा कुछ भयानक जीवों द्वारा छोड़े गए जहरीले कोहरे को ज़ियाओ यिक्सियन ने सोख लिया। अचानक मोटा आदमी रुक गया और ज़ियाओ यिक्सियन से कहा, आदरणीय वरिष्ठ, कुछ मील आगे पवित्र पतन की भूमि है जिसका मेरे दोस्त ने जिक्र किया था। मेरे दोस्त का परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहा है। उस आदमी की बातें सुनकर ज़ियाओ यिक्सियन ने हल्के से सिर हिलाया। अगले ही पल उसके बैंगनी डू की ऊपर अचानक फैल गए और वह जंगल के ऊपर आकाश में उड़ गई। ऊपर से ज़ियाओ यिक्सियन की नजर एक छोटे से गांव पर पड़ी। गांव के लोग, चाहे वे किसी भी उम्र या लिंग के हों, सभी काफी शालीन कपड़े पहने हुए थे। कुछ घरों के बगल में प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शेड थे। हालांकि इन शेड में पाले जा रहे जीव मुर्गी या मवेशी नहीं थे, बल्कि बड़े जहरीले जीव थे। आसमान में दूर ज़ियाओ यिक्सियन को एक हल्की रंगीन चमक दिखाई दी। इस खोज ने ज़ियाओ यिक्सियन को उत्साह से भर दिया। शायद वह हल्की रंगीन चमक खंडहर के दिखने का संकेत थी। ये सोचते हुए ज़ियाओ यिक्सियन सीधे आगे के छोटे से गांव के ऊपर से उड़ी और रंगीन चमक की दिशा में चली गई। रंगीन चमक उत्सर्जित करने वाला स्थान एक छोटी घाटी पर स्थित था। जैसे जैसे ज़ियाओ यिक्सियन धीरे धीरे घाटी के ऊपर आकाश के पास पहुंचे, उसने स्पष्ट रूप से उस दिशा से निकलने वाले उत्पीड़न की जबरदस्त भावना को महसूस किया। सावधानी से ज़ियाओ यिक्सियन आकाश के उस क्षेत्र से लगभग 5 या 6 मील दूर जमीन पर उतरी। जमीन पर वापस आकर ज़ियाओ यिक्सियन ने आसमान में दूर से चमकती रंगीन रोशनी को देखा और खुद से बुदबुदाया, ये जगह वाकई रहस्यमय है। ऐसा लगता है कि मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक खंडहर पूरी तरह से खुल न जाए, तभी मैं इसका पता लगा पाऊंगी। दूसरी तरफ ज़ियाओ यिक्सियन के जाने के बाद मोटे और दुबले पतले अधेड़ आदमी आगे के गांव में पहुंचे। जैसे ही दोनों आदमी गांव में दाखिल हुए, एक मजबूत आदमी जिसकी लंबी घनी दाढ़ी थी मुस्कुराते हुए वहां आया। गांव के दूसरे लोग उन दोनों आदमियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वे अपने कामों में लगे हुए थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, भाई पेंग, स्वीट सिटी में अलग हुए हमें बस कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तगड़ा आदमी दोनों आदमियों के पास खुशी से अभिवादन करते हुए आया। भाई शिकुई, इस बार मैं खास तौर पर आपके लिए स्वीट सिटी से बढ़िया वाइन लाया हूँ। बोलते हुए मोटे आदमी ने शिकुई को वाइन के कई जार भेंट किए। भाई पेंग, आप बहुत दयालु हैं। शिकुई ने मुस्कुराते हुए उस मोटे आदमी के हाथ से शराब स्वीकार की। फिर उसने उत्सुकता से अपने बगल में बैठे पतले आदमी को देखा और पूछा, भाई पेंग, ये कौन है? भाई शिकुई, मैं चुलियान हूँ। मैं भाई पेंग को 10 साल से जानता हूँ, इसलिए आप मुझे चू कह सकते हैं। पतला आदमी शिकुई से बात करते हुए मुस्कुराया। ठीक है, चून कि तुम्हें भाई पेंग यहाँ लेकर आए हैं, तुम मेरे दोस्त हो शिकुई। शिकुई ने दोनों आदमियों के कंधे थपथपाए और फिर उन्हें गाँव में ले गया। भाई शिकुई, तुमने पिछली बार जो बात की थी उसका जिक्र किसी और से नहीं किया है ना? चलते चलते पेंगू ने अचानक पूछा। कौन सी बात? शिकुई कुछ देर के लिए हैरान हुआ, फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, भाई पेंग, तुम्हारा मतलब 9 रंगों वाले इंद्रधनुष की बात से है? हाँ, यही है, 9 रंगों वाले इंद्रधनुष की बात। उस दिन स्वीट सिटी में मुझे लगता है कि मैंने माँ लियू से इस बारे में बात की थी, जो माँ परिवार में काम करती है। शिकुई ने याद किया। माँ परिवार, माँ देवान के लोग। शिकुई का जवाब सुनकर पेंगू ने खुद से बुदबुदाना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या माँ लियू इस मामले के बारे में माँ देवान को बताएगी। अगर माँ देवान आ जाए तो मामला बिगड़ सकता है। परेशानी वाली बात है। क्या हुआ भाई पेंग? क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? पेंगू के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर शिकुई ने असमंजस में पूछा। कोई बात नहीं, चलो पीने चलते हैं। पेंगू ने बात टालते हुए अपना सिर हिलाया। ज़ियाओ यिक्सियन ने जंगल में 1 दिन और 1 रात तक इंतजार किया। दूसरे दिन जैसे ही भोर हुई, घाटी के ऊपर 9 रंगों वाली चमक अचानक फीकी पड़ गई।
इसके तुरंत बाद घाटी में तेज झटके महसूस हुए, जिससे जियो यिक्सिन चौंक गया। इस शोरगुल ने आसपास के गांव के सभी लोगों को भी चौंका दिया। एक पल में सभी ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए और हैरान भाव से घाटी की दिशा की ओर देखने लगे। इस बीच पैंगू और जूलियान पिचीरात चुपचाप घाटी के पास पहुंच गए थे जब सभी सो रहे थे। जियो यिक्सिन, पैंगू और जूलियान की नजर में घाटी के ऊपर धीरे धीरे एक पारदर्शी झुर्रीदार पदार्थ दिखाई दिया। फिर पारदर्शी झुर्रियों के भीतर से एक अकल्पनीय शक्ति निकली। इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में घाटी अचानक बह गई, जिसके बाद आसपास के पेड़ों में विचित्र रूप से दरार आ गई। ये दृश्य देखकर जियो यिक्सिन की आंखों में डर की चमक आ गई और वह सहज रूप से पीछे हट गई। अज्ञात ऊर्जा की भयानक लहर के गुजर जाने के बाद घाटी एक समतल भूमि में बदल गई थी। अंतरिक्ष एक निर्वात क्षेत्र की तरह लग रहा था। आखिरकार ऊपर आसमान में एक गहरी दरार दिखाई दी।